नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं फैंटेसी नॉवल वर्ल्ड। यह एक काल्पनिक कहानी है, द टैलेंट थीफ। ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है, तो अपनी कल्पना को आज़ाद छोड़िए और कहानी में डूब जाइए। अध्याय 171, कृष्ण पवन रजत सम्राट का वध। तिमिरासुर डार्क डेमन एम्परर के वध के बाद आर्यन ने उसकी स्थान मुद्रिका स्पेस रिंग अपने अधिकार में ले ली। जब उसने अपनी दिव्य दृष्टि डिवाइन सेंस से मुद्रिका के भीतर झांका तो उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान तैर गई। तिमिरासुर की संपत्ति वास्तव में अकल्पनीय थी। इस लुटेरे गिरोह ने बरसों से आकाशगंगा में जो भी लूट मचाई थी, उसका एक बड़ा हिस्सा इसी मुद्रिका में कैद था। आर्यन ने अनुमान लगाया कि इसमें लगभग 3 अरब नक्षत्र अंक 3 बिलियन स्टार पॉइंट्स मूल्य की संपदा थी। आर्यन, जिसके पास अब तक संसाधनों की कमी थी, अब एक झटके में नक्षत्र रजक के रईस योद्धाओं की श्रेणी में आ गया था। बुरा नहीं है, यह एक छोटी सी अतिरिक्त कमाई है, आर्यन ने संतोष के साथ सोचा। वुश, उसने खुद को टेलीपोर्ट किया और वापस यात्री यान के मुख्य हॉल में अपनी सीट पर आ बैठा। भैया, आप अभी कहाँ गए थे? नन्ही मुस्कान ने आंखें मलते हुए पूछा। उसके चेहरे पर आंसुओं के सूखे निशान थे, लेकिन अब वह शांत थी। भैया बस बाहर उन गंदे राक्षसों की पिटाई करने गए थे, आर्यन ने उसे सहलाते हुए उत्तर दिया। तभी यान के भीतर एक हलचल हुई। मुस्कान के दादाजी सहित वहां मौजूद सभी योद्धा खड़े हो गए और एक साथ झुककर आर्यन का अभिवादन करने लगे। प्रणाम महाप्रतिभा, हमारी जान बचाने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। प्रणाम दिव्य महाप्रतिभा। पूरे हॉल में गूंज रहे इन शब्दों ने एक भव्य दृश्य पैदा कर दिया था। साधारण यात्री भी अब समझ चुके थे कि उनके बीच बैठा ये युवक कोई मामूली योद्धा नहीं, बल्कि एक महाप्रतिभा है। यह एक ऐसा सम्मानजनक पद था जिसे देवता स्तर के योद्धा भी चुनौती देने से डरते थे। एक महाप्रतिभा के साथ एक ही साधारण यान में यात्रा करना उनके लिए जीवन भर की सबसे बड़ी कहानी बन चुकी थी। सभी बैठ जाए, आर्यन की शांत पर प्रभावशाली आवाज गूंजी। लोग बैठ तो गए, लेकिन उनकी आंखें आर्यन पर ही टिकी थीं। तभी काले कपड़ों में एक व्यक्ति तेजी से आगे आया। वह यान का कप्तान था। प्रभु महाप्रतिभा, मैं इस यान का कप्तान हूँ। हमने आपके लिए सबसे शानदार वीआईपी कक्ष तैयार किया है, कृपया वहां चलकर विश्राम करें। आर्यन ने उसकी ओर उदासीन भाव से देखा और कहा, इसकी आवश्यकता नहीं है, मैं यहीं ठीक हूँ। क्या यान फिर से चलने के लिए तैयार है? जी, मरम्मत चल रही है। 10 मिनट में हम प्रस्थान करेंगे, कप्तान ने झुककर जवाब दिया। उसने दोबारा आग्रह करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह जानता था कि महाप्रतिभाओं के स्वभाव को समझना नामुमकिन है। नीला नदी ग्रह, तकनीक का मायाजाल। 10 मिनट बाद यान ने फिर से गति पकड़ी और बिना किसी बाधा के नीला नदी ग्रह ब्लू रिवर स्टार के अंतरिक्ष बंदरगाह पर उतर गया। आर्यन ने भीड़ से बचने के लिए तुरंत एक टेलीपोर्टेशन द्वार का उपयोग किया और उस ग्रह के एक प्रमुख शहर शांतिनगर में पहुंच गया। जैसे ही आर्यन ने शांतिनगर की सड़कों पर कदम रखा, वह चकित रह गया। यहाँ का वातावरण उसके पुराने जीवन पृथ्वी की याद दिला रहा था, लेकिन हजारों गुना अधिक उन्नत। सड़कें अत्याधुनिक तकनीक से भरी थीं। यातायात को नियंत्रित करने के लिए रोबोट तैनात थे। लोग उड़ने वाली कारों, होवरकार्स और व्यक्तिगत होवर बाइक्स का उपयोग कर रहे थे। आकाश में तैरते हुए शहर और किले दिखाई दे रहे थे। ग्रह की सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष कक्षा में नक्षत्र स्तर के हथियार तैनात थे। तो यह है एक तकनीक प्रधान ग्रह, आर्यन ने चारों ओर की इमारतों को देखते हुए कहा, जो पूरी तरह से विज्ञान कथाओं जैसी लग रही थीं। हालांकि आर्यन जानता था कि ऐसे ग्रह व्यापार के लिए तो अच्छे हैं, लेकिन साधना के लिए नहीं। यहाँ की सुख सुविधाओं में योद्धा अक्सर अपनी तपस्या और धैर्य खो देते हैं। यही कारण था कि नक्षत्र रजक जैसे साधना प्रधान ग्रहों पर ऐसी तकनीकों का प्रवेश वर्जित था। अब कृष्ण पवन सम्राट ब्लैक विंड सिल्वर एम्परर को खोजने का समय है, आर्यन बुदबुदाया। उसने अपनी नकल प्रतिभा को सक्रिय किया और 1000 मील के दायरे में मौजूद हर जीव की प्रतिभाओं को खंगालना शुरू किया। फिल्टर चालू करो, आर्यन ने एक विशेष शर्त रखी। वह केवल उन लोगों को ढूंढ रहा था जिनके पास वेश बदलने की प्रतिभा, डिस्गाइज टैलेंट हो। कुछ ही क्षणों में उसके सामने की स्क्रीन साफ हो गई। उस इलाके में अपराधी नहीं था। अगले शहर की ओर आर्यन पलक झपकते ही वहां से गायब हो गया। वह पूरे ग्रह को खंड दर खंड खंगालने वाला था। एक विलासी छलावा और अचानक प्रहार। नीला नदी ग्रह के एक बेहद पौष इलाके में स्थित एक आलीशान विला में एक व्यक्ति आराम कुर्सी पर लेटा शैंपेन पी रहा था। 2 सुंदर युवतियां उसके पैर दबा रही थीं। वह व्यक्ति मन ही मन हंस रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि कृष्ण पवन सम्राट था। उसने यहाँ के एक बिगैल अमीरजादे को मारकर उसका रूप धर लिया था। वह बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं रखता था, बस विला के भीतर ही ऐशो आराम में डूबा रहता था। उसे पक्का विश्वास था कि उसे कोई नहीं खोज पाएगा। काश मैं एक महाप्रतिभा बन पाता। यदि मैं महाप्रतिभा होता तो वह सत्य देव मुझे मारने के लिए शिकारी नहीं भेजता। उसने एक लंबी आह भरी।
उसने हजारों साल से चोरी और लूटपाट की थी, लेकिन महाप्रतिभा बनने के लिए जो जन्मजात योग्यता चाहिए थी वह उसके पास नहीं थी। तभी आसमान से एक ठंडी आवाज गूंजी, कृष्ण पवन सम्राट, तुम्हारी अय्याशी के दिन अब समाप्त हुए। अपराधी का चेहरा सफेद पड़ गया। ये कैसे संभव है? मेरा ठिकाना किसने ढूंढा? भागो! वह तुरंत खिड़की से बाहर कूदने को हुआ। बूम! अचानक पूरे क्षेत्र का स्थान स्पेस जम गया। आर्यन शून्य से प्रकट हुआ और उसके हाथ में उसकी प्रसिद्ध तलवार प्रेत खंजर चमक रही थी। प्रेत प्रहार, पीएफएफ। एक ही वार में कृष्ण पवन सम्राट के 2 टुकड़े हो गए। लेकिन वह एक शातिर अपराधी था, उसके पास उपचार प्रतिभा थी। उसके कटे हुए हिस्से फिर से जुड़ने लगे। अभी नहीं। आर्यन ने हाथ घुमाया और एक स्थान गोला स्पेस बॉल उसके चारों ओर बना दिया। विनाश! वह स्थान गोला भीतर की ओर फट गया। जब धमाका शांत हुआ तो कृष्ण पवन सम्राट का लहूलुहान शरीर बाहर गिरा। उसकी सांसें उखड़ रही थीं, लेकिन वह फिर भी जीवित था। इसके पास वास्तव में कई जीवन रक्षक वस्तुएं हैं, आर्यन ने अचंभे से सोचा। एक सामान्य 9 सितारा सम्राट अब तक मर चुका होता। आत्मा का प्रहार, सोल पियर्स। आर्यन ने उसकी आत्मा पर सीधा हमला किया, लेकिन कृष्ण पवन के पास एक शक्तिशाली आत्म सुरक्षा कवच था जिसने प्रहार को झेल लिया। ठीक है, तो फिर तलवार से ही काम तमाम करना होगा। आर्यन की तलवार बिजली की गति से चली। एक के बाद एक हजारों प्रहार कृष्ण पवन के शरीर पर हुए। अंततः उसके शरीर के इतने टुकड़े हो गए कि कोई भी जादुई उपचार उसे वापस नहीं ला सका। उसकी आभा पूरी तरह समाप्त हो गई। विला की युवतियां जब तक कुछ समझ पाती, अपराधी अपने असली रूप में लौटकर मर चुका था। उनके चीखने से पहले ही आर्यन ने लाश को अपनी मुद्रिका में रखा और वहां से गायब हो गया। आर्यन ने न केवल एक महान अपराधी का अंत किया था, बल्कि अब उसके पास 300 अंकों का इनाम और उस सम्राट की जीवन भर की काली कमाई भी थी। अध्याय 172 मीरा सूत्र का एक और पृष्ठ। आर्यन ने नीला नदी ग्रह पर अपना काम इतनी तेजी से पूरा किया कि आसपास के क्षेत्रों को भनक तक नहीं लगी। हालांकि उस विला की परिचारिकाओं ने शायद कुछ जानकारी बाहर फैला दी होगी, लेकिन आर्यन को इसकी परवाह नहीं थी। वह पहले ही टेलीपोर्टेशन द्वार के माध्यम से अंतरिक्ष बंदरगाह पहुंच चुका था और जल्द ही कई नक्षत्र प्रणालियों को पार करता हुआ वापस नक्षत्र रजक सिल्वर यूनिवर्स स्टार लौट आया। स्वर्ग युद्ध महाद्वीप महाप्रतिभा मंडप शाखा। प्रतीक आत्मा, मैं अपना मिशन जमा करने आया हूं, आर्यन ने कृष्ण पवन रजत सम्राट की लाश बाहर निकालते हुए कहा। आत्मा की आवाज गूंजी, आर्यन, मंडप ने पुष्टि कर दी है कि तुमने मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया है। 300 अंक तुम्हारे खाते में जमा किए जा रहे हैं। जैसे ही एक दिव्य प्रकाश ने लाश को घेरा, वह गायब हो गई। आर्यन को आश्चर्य हुआ कि पुष्टि इतनी जल्दी कैसे हो गई। उसे समझ आ गया कि मंडप का सूचना तंत्र अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है, संभवतः अपराधी के मरते ही उन्हें खबर लग गई थी। 300 अंकों के साथ अब आर्यन का स्कोर आसमान छू रहा था। वह तुरंत प्रतापनगर जायंट सिटी स्थित अपने घर लौटा और लूट के माल का बंटवारा करने लगा। अपार संपदा और दुर्लभ खजाने। कृष्ण पवन सम्राट की संपत्ति आर्यन की कल्पना से कहीं अधिक थी। उसने अपनी खजाना खोज प्रतिभा का उपयोग किया। उसके सामने सुनहरी और रंगीन रोशनी उत्सर्जित करने वाले खजानों का ढेर लगा था। अपराधी के पास कोई साधारण स्थान मुद्रिका नहीं, बल्कि एक शून्य मुद्रिका वॉइड एनियरिंग रिंग थी, जिसमें विचित्र वस्तुएं स्ट्रेंज आइटम्स रखी जा सकती थीं। खजानों के ढेर में कई बेशकीमती चीजें थीं। ज्ञान शिलालेख, एक 6 सितारा विचित्र वस्तु जो साधना में एकाग्रता बाती थी। तलवार साधना रत्न, ये भी 6 सितारा वस्तु थी। आर्यन ने सोचा कि वह इसे अपनी पत्नी किरण गुरु की पत्नी का सम्मान करते हुए या चंद्रमा सम्राज्ञी को भेंट करेगा। आत्मा सरिता मोती, एक शक्तिशाली आत्मा कवच जो मानसिक हमलों से रक्षा करता था। गुप्त मुद्रिका कंसीलमेंट रिंग, ये सबसे महत्वपूर्ण थी। ये पहनने वाले की आभा औरत को इतना छिपा देती थी कि एक सत्य देव भी यह नहीं पहचान सकता था कि सामने वाला एक सम्राट है या साधारण नागरिक। इसी के दम पर वह अपराधी बरसों तक बचा रहा था। ये गुप्त मुद्रिका मेरे बहुत काम आएगी। भविष्य में यदि किसी सत्य देव से दुश्मनी हुई तो मैं इसके सहारे गायब हो सकता हूं, आर्यन ने संतोष के साथ कहा। मीरा सूत्र, सुमेरु प्रहार का रहस्य। इन सभी खजानों के बीच आर्यन को एक ऐसी चीज मिली जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए, एक पुराना पन्ना जो मीरा सूत्र का हिस्सा था। इससे पहले पृथ्वी पर आर्यन को मीरा सूत्र का एक पन्ना मिला था, जिससे उसने शून्य मृगतृष्णा कला वॉइड मिराज वर्ल्ड आर्ट सीखी थी। अब उसे दूसरा पन्ना मिल गया था। जब उसने इसका अध्ययन किया तो उसके भीतर की ऊर्जा थरथराने लगी। इस पन्ने पर एक हस्तकौशल तकनीक दर्ज थी, सुमेरु प्रहार। यह कोई साधारण तकनीक नहीं थी। इसमें कृष्ण लॉ स्तर से लेकर परम देव सुपर गॉड लेवल स्तर तक की साधना का विवरण था। सुमेरु प्रहार शून्य की शक्ति को हथेली में समाहित करने की कला थी। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि हथेली में पूरा ब्रह्मांड समा लेना। इस तकनीक से शत्रु को दबाना और बंदी बनाना अत्यंत सरल था।
मेरे पास अभी केवल उच्च स्तरीय हस्तकौशल प्रतिभा है। इस सुमेरु प्रहार को सिद्ध करने के लिए मुझे किसी महान हथेली योद्धा की प्रतिभा को कॉपी करना होगा, आर्यन ने सोचा। उसे याद आया कि महाप्रतिभाओं की सूची में एक नाम था, वज्रबाहु। वह हस्तकौशल का विशेषज्ञ था और 4 सितारा महाप्रतिभा माना जाता था। आर्यन ने तय किया कि अगली बार मिलने पर वह वज्रबाहु की प्रतिभा चुरा लेगा। ईर्ष्या की आग और नया लक्ष्य। आर्यन ने फालतू संसाधनों को प्रतापनगर के व्यापारिक केंद्र में बेच दिया, जिससे उसे लगभग 7 अरब नक्षत्र अंक मिले। यदि वह मीरा सूत्र और 6 सितारा वस्तुओं को भी बेचता तो यह आन का 10 अरब पार कर जाता, लेकिन वह मूर्ख नहीं था। इधर महाप्रतिभा मंडप के गलियारों में खलबली मच गई थी। आभासी विश्व वर्चुअल वर्ल्ड के चर्चा मंचों पर केवल आर्यन की बातें हो रही थीं। क्या? आर्यन ने कृष्ण पवन सम्राट को पकड़ लिया। मैंने तो 3 बार कोशिश की थी और हर बार वह वेश बदलकर भाग गया। एक योद्धा ने झुंझलाकर कहा। वह लड़का किस्मत का धनी है। 300 अंक और अपराधी की सारी संपत्ति। वह रातों रात अमीर हो गया है। गर्जन घोष, जो पहले से ही आर्यन से चिढ़ा हुआ था, ये खबर सुनकर आग बबूला हो गया। धिक्कार है। उसकी प्रतिभा अच्छी है, वह तो ठीक था, लेकिन उसकी किस्मत इतनी बुलंद कैसे हो सकती है? उसने अपने कमरे में तोड़फोड़ करते हुए चिल्लाया। लेकिन आर्यन इन सब बातों से बेखबर था। उसने उन संसाधनों को अलग कर लिया था जो उसकी 16वीं शारीरिक सीमा तोड़ने में मदद कर सकते थे। अंक, संसाधन और नई तकनीक, सब कुछ मेरे पास है। अब समय आ गया है कि मैं अपनी ताकत को उस स्तर पर ले जाऊं जहां नक्षत्र रजत का कोई भी योद्धा मुझे आंख दिखाने की हिम्मत न कर सके। आर्यन की आंखों में एक नई चमक थी। उसने अपनी बहन आन्या को बुलाया और उसे कुछ सुरक्षित संसाधन दिए। उसे पता था कि जितनी तेजी से वह ऊपर चढ़ रहा है, उतने ही ज्यादा दुश्मन उसके पीछे आएंगे। उसे न केवल खुद को बल्कि अपने परिवार को भी अभेद्य बनाना था। गर्जन घोष और आर्यन के बीच कोई बहुत बड़ा विवाद नहीं था। आर्यन ने बस उसके निमंत्रण को ठुकरा दिया था, जो अपने आप में कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन जब किसी व्यक्ति के मन में दूसरे के प्रति असंतोष पैदा हो जाता है और वह दूसरा व्यक्ति लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ता है, तो ईर्ष्या का जन्म होना स्वाभाविक है। गर्जन घोष के साथ बिल्कुल यही हो रहा था। आर्यन को नहीं पता था कि गर्जन घोष उसके प्रति द्वेष पाले हुए है, और यदि उसे पता भी होता तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जल्द ही गर्जन घोष उसकी नज़रों में एक तुच्छ चींटी के समान होने वाला था। इस समय आर्यन अपने एकांतवास में मग्न था। प्रचुर संसाधनों और अपनी बंजस स्तर बैरन लेवल की साधना प्रतिभा के साथ उसकी प्रगति की गति काफ़ी तीव्र थी। आने वाले समय के लिए आर्यन ने विभिन्न संसाधनों का आक्रामक रूप से उपयोग करने की योजना बनाई थी, ताकि वह अपनी साधना को 16वीं शारीरिक सीमा तक पहुंचा सके। साधना का संघर्ष और संसाधनों की कमी। दिन बीतते गए और देखते ही देखते 3 महीने गुजर गए। एक सम्राट स्तर के योद्धा के लिए 3 महीने का समय बहुत कम होता है, लेकिन आर्यन के लिए यह एक लंबी अवधि थी। उसने अपनी समय प्रतिभा का उपयोग किया था, जिसका अर्थ था कि उसने वास्तव में 30 महीने या 2.5 साल के बराबर साधना की थी। साधना की इस लंबी अवधि ने संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा निगल लिया। कृष्ण पवन सम्राट से प्राप्त अधिकांश बहुमूल्य औषधियां समाप्त हो चुकी थीं, फिर भी उसकी साधना केवल एक कदम आगे बढ़ी थी। वह 16वीं शारीरिक सीमा तोड़ने के बेहद करीब था, लेकिन अभी भी वह अंतिम बाधा पार नहीं हुई थी। मेरी साधना प्रतिभा बंजस स्तर की है, फिर भी 16वीं सीमा को तोड़ना इतना कठिन है। कोई आश्चर्य नहीं कि बड़े घरानों की महाप्रतिभाओं को भी इस स्तर पर आगे बना पहाड़ तोड़ने जैसा लगता है। आर्यन ने गहरी सांस छोड़ते हुए सोचा। वह एक ही बार में इस सीमा को पार करना चाहता था, लेकिन अब उसके पास शरीर को तपाने के लिए प्रभावी संसाधनों का अभाव था। साधारण तरीके से साधना जारी रखने का मतलब था कछुए की चाल से आगे बना, जो आर्यन को मंजूर नहीं था। प्राचीन देव अवशेष का रहस्य। एक दिन आर्यन ने महाप्रतिभा मंडप के आभासी विश्व में प्रवेश किया और वहां के चर्चा मंचों फोरम्स को खंगालना शुरू किया। उसने देखा कि लोग उसके बारे में तो बात कर ही रहे थे, लेकिन हाल ही में एक नया विषय छाया हुआ था। प्राचीन देव अवशेष, एंशिएंट गॉड रेलिक। आर्यन की रुचि जाग उठी। पने पर उसे पता चला कि यह अवशेष आकाशगंगा के ही एक गुप्त कोने में स्थित है। ये वही अवशेष था जिसके लिए गर्जन घोष ने उसे पहले आमंत्रित किया था। विवरण के अनुसार गर्जन घोष ने हाल ही में फिर से उस अवशेष में प्रवेश करने का प्रयास किया था। इस बार वह अपने साथ 2 अन्य महाप्रतिभाओं और सैकड़ों सम्राट स्तर के योद्धाओं को ले गया था। परिणाम भयानक रहा। सैकड़ों योद्धा मारे गए और 2 में से एक महाप्रतिभा की भी मृत्यु हो गई। जैसे ही वे अवशेष के केंद्र में पहुंचे, वहां एक प्राचीन दैवीय शक्ति सक्रिय हो गई। गर्जन घोष और उसके जीवित साथी किसी तरह अपनी जान बचाकर भागने में सफल रहे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। तभी एक गुमनाम अद्वितीय सम्राट पियरलेस जीनियस ने उस अवशेष में घुसपैठ की और गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वहां से एक महान उत्तराधिकार लेगेसी प्राप्त कर लिया। 3 अन्य अद्वितीय योद्धा उसका पीछा कर रहे थे, जिससे पूरे नक्षत्र मंडल की महाप्रतिभाओं का ध्यान उस ओर खींच गया। जल्द ही वह गुप्त उत्तराधिकार सार्वजनिक हो गया।
देह साधना की गुप्त कला, फ्लैश बॉडी कल्टिवेशन सीक्रेट टेक्निक। कोष्टक, देह साधना, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य। ये पते ही आर्यन की आंखें फटी की फटी रह गई। देह साधना की गुप्त कला एक अत्यंत दुर्लभ विद्या है। ये देवता स्तर के योद्धाओं के लिए बेकार है क्योंकि उनका शरीर एक बार देवता बनने के बाद स्थिर हो जाता है, उसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन सम्राट स्तर के योद्धाओं के लिए ये कला किसी वरदान से कम नहीं थी। सम्राट स्तर पर योद्धा को अपनी शारीरिक सीमाओं को तोड़कर आगे बढ़ना होता है। देह साधना की यह गुप्त कला इस प्रक्रिया की गति को 10 से 20 गुना तक बढ़ा सकती थी। यदि इसके साथ कीमती संसाधनों का मेल हो जाए तो प्रगति की गति ब्रह्मांड के नियमों को चुनौती देने वाली हो जाती। तो शारीरिक सीमाओं को तोड़ने के लिए भी गुप्त कलाएं होती हैं, बस वे इतनी दुर्लभ हैं कि आम योद्धाओं को उनके बारे में पता भी नहीं चलता। आर्यन को अब वास्तविकता समझ आई। चर्चा के अनुसार बिना इन गुप्त कलाओं के 17वीं, 18वीं या 19वीं शारीरिक सीमा को तोड़ना लगभग असंभव था। कहा जाता है कि ब्रह्मांड के हर ब्रह्मांडीय पुत्र कॉस्मिक चाइल्ड ने अनिवार्य रूप से किसी न किसी देह साधना गुप्त कला का अभ्यास किया होता है। आर्यन को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसे लगता था कि केवल बंजर स्तर की प्रतिभा और पृथ्वी यूएन रेल्म के संसाधनों से वह ब्रह्मांडीय पुत्र बन जाएगा। लेकिन अब उसे समझ आया कि प्रतिभा और संसाधन के साथ साथ उत्तराधिकार और गुप्त कलाएं भी उतनी ही जरूरी हैं। नीलचक्र महान देव से भेंट। प्राचीन देव अवशेष के बारे में और अधिक जानने के लिए आर्यन ने नीलचक्र महान देव पर्पल व्हील ग्रेट गॉड से संपर्क किया। उनकी स्थिति और रसूख को देखते हुए उन्हें निश्चित रूप से इसके बारे में पता होना चाहिए था। जल्द ही वे प्रतापनगर के नगरपाल भवन सिटी लॉर्ड एस मैंशन के एक पार्श्व कक्ष में मिले। आर्यन, तुम उस प्राचीन देव अवशेष में प्रवेश करना चाहते हो? नीलचक्र महान देव ने गंभीरता से पूछा। हाँ, मेरी रुचि उस देह साधना गुप्त कला में है, आर्यन ने बिना कुछ छिपाए सीधे कहा। नीलचक्र महान देव मुस्कुराए। एक सम्राट के रूप में तुम्हारा इस ओर आकर्षित होना स्वाभाविक है। दुर्भाग्य से मेरे नील वंश के पास भी ऐसी कोई कला नहीं है। ये तकनीकें बहुत कीमती हैं। सुना है कि आकाशगंगा के कुछ रहस्यमयी परिवार इन्हें छिपा कर रखते हैं और वे इन्हें कभी किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं सिखाते। क्या उस अवशेष में सचमुच ऐसी कला मौजूद है? आर्यन ने सवाल किया। निश्चित रूप से, नीलचक्र ने दृढ़ता से कहा। खबर है कि एक योद्धा ने वहां से एक कला प्राप्त की है और 3 अन्य योद्धा उसका पीछा दूसरे नक्षत्र मंडल तक कर रहे हैं। लेकिन वह अवशेष एक बहुत ही शक्तिशाली प्राचीन देवता का है जिसने प्राचीन काल में इसे छोड़ा था। उस युग में ये कलाएं आम थीं, लेकिन आज ये विलुप्तप्राय हैं। उस अवशेष में निश्चित रूप से एक से अधिक ऐसी कलाएं मौजूद होंगी। नीलचक्र महान देव ने चेतावनी देते हुए आगे कहा, पर याद रहे आर्यन, वह स्थान बहुत खतरनाक है। देवता स्तर के योद्धा वहां प्रवेश नहीं कर सकते और जो सम्राट वहां जाते हैं उनके बचने की संभावना 10 में से केवल 1 होती है। खतरा किस प्रकार का है? महाप्रतिभा मंडप में कोई भी खुलकर इस बारे में क्यों नहीं बता रहा? आर्यन ने अपनी शंका व्यक्त की। नीलचक्र की आंखों में एक गहरा डर दिखा। वहां केवल भौतिक खतरा नहीं है, बल्कि समय और आत्मा का ऐसा जाल है जिसे समझना नामुमकिन है। लेकिन तुम्हारी जैसी प्रतिभा के लिए शायद वही स्थान ब्रह्मांडीय पुत्र बनने का मार्ग प्रशस्त करे। आर्यन ने खिड़की से बाहर देखते हुए अपनी मुट्ठी भींच ली। अध्याय 173, बंजर स्तर की प्रतिभा का उदय। आर्यन उस प्राचीन देव अवशेष एंशंट गॉड रेलिक में प्रवेश करके देह साधना की गुप्त कला प्राप्त करना चाहता था, लेकिन वह मूर्ख नहीं था कि बिना सोचे समझे मौत के मुंह में कूद जाए। यदि अवशेष का खतरा उसकी कल्पना से अधिक होता तो वह पीछे हटने में संकोच नहीं करता। किसी भी अवसर अपॉर्चुनिटी से बकर उसका अपना जीवन था। इसलिए प्रस्थान करने से पहले उसने उस स्थान की बारीकियों और खतरों को समझना आवश्यक समझा। नीलचक्र महान देव पर्पल व्हील ग्रेट गॉड ने कुछ भी नहीं छिपाया। उन्होंने गंभीरता से बताया, खुफिया जानकारी के अनुसार उस प्राचीन अवशेष के भीतर अनगिनत व्यू रचनाएं फॉर्मेशंस हैं। हजारों साल बीत जाने के बाद भी ये व्यू अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं। इतना ही नहीं, वहाँ कई अलग अलग स्थानखंड स्पेसेस हैं जिनमें कुछ प्राचीन परग्रही नस्लों एलियन रेसेस को कैद किया गया था। वे खुद तो बाहर नहीं आ सकते, लेकिन यदि कोई योद्धा उनके क्षेत्र में घुसता है तो वे सब मिलकर उस पर हमला कर देते हैं। यही कारण है कि बड़े गुट अपने शिष्यों को वहां जाने से रोक रहे हैं। व्यू रचनाएं और परग्रही नस्लें। आर्यन ने मन ही मन स्थिति का आकलन किया। नीलचक्र देव, क्या अभी भी कुछ महाप्रतिभाएं वहां जा रही हैं? आर्यन ने पूछा। निश्चित रूप से, नीलचक्र ने सिर हिलाया। देह साधना कला का लालच बहुत बड़ा है। केवल महाप्रतिभाएं ही नहीं, बल्कि हजारों साधारण सम्राट भी अपनी किस्मत आजमाने वहां पहुंच रहे हैं। लेकिन अंदर की वास्तविक स्थिति कोई नहीं जानता। काफी देर तक चर्चा करने के बाद आर्यन ने विदा ली। मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद, नीलचक्र देव। आर्यन के जाने के बाद नीलचक्र ने एक लंबी सांस ली। उन्हें पता था कि आर्यन जैसे दृढ़ निश्चयी योद्धा को रोकना असंभव है।
उन्होंने बस इतना ही कहा, सावधान रहना आर्यन, जीवन से बका कुछ नहीं है। गुप्त तैयारी और प्रस्थान। वापस लौटकर आर्यन ने काफी समय तक विचार किया। उसका अंतिम लक्ष्य ब्रह्मांडीय पुत्र कॉस्मिक चाइल्ड बनना था। इसके लिए उसे अपनी 20वीं शारीरिक सीमा को तोड़कर ब्रह्मांड की मान्यता प्राप्त करनी होगी। बिना देह साधना गुप्त कला के ये लक्ष्य एक अधूरे सपने जैसा था। उसके पास किसी बड़े गुट का समर्थन नहीं था, इसलिए यह अवशेष ही उसकी एकमात्र उम्मीद थी। जाऊं या न जाऊं, उसने खुद से सवाल किया और अंततः जाने का फैसला किया। हालांकि वह अपने असली शरीर को जोखिम में नहीं डालना चाहता था। उसने अपनी आत्मा स्थानांतरण और प्रतिस्थापन मृत्यु सब्स्टिट्यूट डेथ प्रतिभाओं पर भरोसा किया। इसके अलावा उसने वेश बदलने की कला डिस्गाइज टैलेंट का उपयोग करने का निर्णय लिया ताकि वह अपनी असली पहचान छिपा सके। यदि उसे वह गुप्त कला मिल जाती और दुनिया को पता चल जाता तो न केवल वह बल्कि अन्य और उसका घर पृथ्वी भी संकट में पड़ सकते थे। अगले कुछ दिनों में आर्यन ने अपनी संपत्ति के बदले ढेर सारे मंत्र, टैलिस्मन्स, व्यूह चक्र, फॉर्मेशन प्लेट्स और शक्तिवर्धक औषधियां वाइटैलिटी पिल्स खरीदी। उसने रक्त पिपासु ब्लडथर्स्टी प्रतिभा के लिए भारी मात्रा में खूंखार जानवरों का रक्त भी इकट्ठा किया। जब आर्यन ने नक्षत्र रजक छोड़ा तो नीलचक्र महान देव को खबर मिली। उन्होंने एक उदास मुस्कान के साथ कहा, आखिरकार वह लालच को नहीं दबा सका। आशा है कि वह जीवित लौटेगा। तुंगंगा नक्षत्र मंडल, मृत्यु का सन्नाटा। प्राचीन देव अवशेष तुंगंगा नक्षत्र मंडल स्टार सिस्टम में स्थित था। ये कभी एक समृद्ध मंडल था, लेकिन अवशेष की खोज के बाद सम्राटों के बीच हुए भीषण युद्धों ने यहाँ के दोनों जीवन ग्रहों को नष्ट कर दिया था। अब यह एक वीरान और मृत क्षेत्र बन चुका था। आर्यन जब वहां पहुंचा तो उसने एक साधारण से सम्राट का वेश धारण कर रखा था। वह भीड़ में इतना मामूली लग रहा था कि किसी का ध्यान उसकी ओर नहीं गया। अवशेष मूल रूप से एक तारे स्टार के भीतर था, जो अब लड़ाइयों के कारण हजारों टुकड़ों में बिखर चुका था। अंतरिक्ष से देखने पर प्राचीन काल की भव्य इमारतें तैरती हुई दिखाई दे रही थीं और उनके केंद्र में एक विशाल चमकदार प्रकाश का गोला था। वही प्राचीन देव अवशेष का प्रवेश द्वार था। आर्यन ने अभी अंदर प्रवेश नहीं किया। वह बाहर खड़े होकर अन्य सम्राटों की बातें सुन रहा था ताकि अंदर की ताज़ा स्थिति का पता चल सके। चर्चा से स्पष्ट था कि मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही थी। महाप्रतिभाओं का जमावड़ा। अचानक अंतरिक्ष में एक शक्तिशाली ऊर्जा का संचार हुआ। दो विशाल ओप ड्रैगन सब ड्रैगन्स एक भव्य उड़ते हुए महल को खींचते हुए आ रहे थे। देखो, नक्षत्र रजक का वज्रबाहु आ गया, एक सम्राट चिल्लाया। वज्रबाहु को ड्रैगन द्वारा खींचे गए महल में यात्रा करना पसंद था, इसलिए उसे पहचानना आसान था। आर्यन की आंखें चमक उठीं। वज्रबाहु, मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रहा था। अभी वज्रबाहु उतरा ही था कि एक और आवाज गूंजी। एक बौद्ध भिक्षु जिसने सुनहरे रंग का चोगा पहना था शून्य पर चलते हुए प्रकट हुआ। ये तो जिनकोंग है, यिनफो ग्रह के 10,000 बुद्ध संप्रदाय का उत्तराधिकारी। देखते ही देखते आकाशगंगा के 9 मुख्य ग्रहों की बड़ी बड़ी महाप्रतिभाएं वहां पहुंचने लगीं। आर्यन हैरान था कि जिन गुटों ने पहले मना किया था वे अब अपने सबसे होनहार शिष्यों को यहाँ क्यों भेज रहे हैं। क्या अंदर की स्थिति बदल गई थी, या फिर देह साधना कला की कीमत किसी की जान से भी ज्यादा थी। एक जैकपॉट, बंज स्तर की प्रतिभा। आर्यन ने बिना समय गंवाए अपनी नकल प्रतिभा को सक्रिय किया। 10,000 मील के दायरे में जितने भी योद्धा थे उनकी प्रतिभाओं की सूची आर्यन के दिमाग में चमकने लगी। अचानक आर्यन का दिल जोरों से धकने लगा। अविश्वसनीय, यहाँ केवल श्रेष्ठ प्रतिभाएं ही नहीं बल्कि 2 ऐसी महाप्रतिभाएं हैं जिनके पास बंज स्तर बैरन लेवल की साधना प्रतिभा है। आर्यन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। बंज स्तर की प्रतिभा अत्यंत दुर्लभ थी। अभी तक उसने केवल अपनी ही प्रतिभा को इस स्तर तक पहुंचाया था, लेकिन यहाँ दो ऐसे रत्न मौजूद थे। यदि वह उनकी प्रतिभा की नकल कर लेता तो उसकी साधना की गति और भी प्रचंड हो जाती। उनमें से एक स्वयं वज्रबाहु था और दूसरा वह बौद्ध भिक्षु जिनकोंग। ये यात्रा तो शुरू होने से पहले ही सफल हो गई। आर्यन ने मन ही मन एक कुटिल मुस्कान दी। उसे बस उनके थोड़ा और करीब जाना था ताकि वह इस महान शक्ति को अपना बना सके। लेकिन उसे सावधान रहना था, ये साधारण योद्धा नहीं थे, ये आकाशगंगा के सबसे चमकीले सितारे थे। अध्याय 174 सत्यदेव महाबली और अवरोधक दिव्य व्यूह। आर्यन का मुख्य उद्देश्य केवल वज्रबाहु की हस्तकौशल प्रतिभा को कॉपी करना था, लेकिन उसे क्या पता था कि यहाँ महाप्रतिभाओं का ऐसा मेला लगा होगा। उसने इस अवसर का लाभ उठाते हुए अन्य योद्धाओं की प्रतिभाओं को खंगालना शुरू किया और उसकी खुशी का ठिकाना न रहा जब उसने 2 बंज स्तर बैरन लेवल की साधना प्रतिभाओं को खोज निकाला। आर्यन लंबे समय से ऐसे योद्धाओं की तलाश में था जिनके पास बंज स्तर की प्रतिभा हो, लेकिन अब तक उसे कोई सफलता नहीं मिली थी। आज यहाँ दो ऐसे रत्न मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं था। ये 2 योद्धा थे, बौद्ध भिक्षु जिनकोंग और तुंगंगा नक्षत्र मंडल का एक मौन योद्धा जिसका नाम मृदुल था। बंज स्तर की प्रतिभा होने का अर्थ था कि इनका भविष्य अन्य सभी महाप्रतिभाओं से कहीं अधिक उज्ज्वल था।
बंज स्तर की साधना प्रतिभा। कॉपी। बंज स्तर की साधना प्रतिभा। कॉपी। लगातार 2 महान प्रतिभाओं को कॉपी करने के बाद आर्यन का मन उत्साह से भर गया। इसके तुरंत बाद उसने वज्रबाहु की ओर अपनी दृष्टि डाली। वज्रबाहु के पास चंद्रप्रभा, रेडियंट मून स्तर की हस्तकौशल प्रतिभा थी, जो आर्यन के लिए सुमेरु प्रहार सिद्ध करने के लिए पर्याप्त थी। चंद्रप्रभा हस्तकौशल प्रतिभा। कॉपी। आर्यन ने अन्य योद्धाओं को भी देखा, लेकिन उनमें कोई विशेष प्रतिभा नजर नहीं आई। चूंकि यहाँ हजारों की भीड़ थी और कई 9 सितारा सम्राट मौजूद थे, इसलिए आर्यन ने तुरंत अपनी नई शक्तियों को खुद में समाहित मर्ज नहीं किया। वह सही समय और एकांत स्थान की प्रतीक्षा करने लगा। सत्यदेव महाबली का आगमन। आकाशगंगा के 9 मुख्य ग्रहों की लगभग 30 महाप्रतिभाएं यहाँ एकत्रित थीं, जिससे पूरा अंतरिक्ष ऊर्जा से जगमगा रहा था। लेकिन ये योद्धा अंदर प्रवेश करने के बजाय किसी का इंतजार कर रहे थे। कुछ घंटों बाद अचानक सभी महाप्रतिभाएं अवशेष से पीछे हटने लगीं। आर्यन ने खतरे को भांप लिया और वह भी सुरक्षित दूरी पर चला गया। तभी अंतरिक्ष में असली सितारों जैसी चमक पैदा हुई, लेकिन वे प्राकृतिक तारे नहीं थे। वे ऊर्जा से बने व्यूह सितारे थे। धमाका। एक अकल्पनीय रूप से विशाल और शक्तिशाली सुरक्षा चक्र ने अवशेष को चारों ओर से घेर लिया। ये शक्ति इतनी प्रचंड थी कि अवशेष के भीतर की पुरानी मारक रक्षा प्रणालियां फीकी पड़ने लगीं। ये तो आर्यन समझ गया, यह आकाशगंगा की सर्वोच्च शक्तियों द्वारा बिछाया गया एक जाल था। तभी शून्यता के बीच एक आकृति उभरी। उसकी आभा इतनी विशाल थी कि उसके सामने बड़े बड़े ग्रह भी छोटे लग रहे थे। जैसे ही जिनकोंग और वज्रबाहु ने उस व्यक्ति को देखा, वे श्रद्धा से झुक गए। प्रणाम सत्यदेव महाबली ट्रू गॉड। सत्यदेव। ये शब्द सुनते ही वहां मौजूद हजारों सम्राट थर थर कांपने लगे और सबने एक स्वर में उनका अभिवादन किया। शिष्टाचार की आवश्यकता नहीं है, मैं बस यहाँ की स्थिति देखने आया हूँ, सत्यदेव महाबली ने मंद मुस्कान के साथ कहा और अगले ही पल वे गायब हो गए, मानो कभी वहां थे ही नहीं। उनके जाने के बाद वज्रबाहु ने जिज्ञासावश पूछा, जिनकोंग भाई, ये सत्यदेव महाबली कौन हैं? इनकी शक्ति तो असीम लग रही है। जिनकोंग ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाबली जी 10,000 साल पहले स्वयं एक 5 सितारा महाप्रतिभा थे। अब वे सत्यदेव बन चुके हैं। तुम स्वयं कल्पना कर सकते हो कि वे कितने शक्तिशाली होंगे। ये सुनकर कई सम्राटों के पसीने छूट गए। एक ऐसा सत्यदेव जो कभी 5 सितारा महाप्रतिभा रहा हो, वह साधारण देवताओं से कहीं अधिक भयानक होता है। अवरोधक दिव्य व्यू सीलिंग अरे। एक साहसी सम्राट ने आगे बका पूछा, महाराज, सत्यदेव ने जिस अवरोधक दिव्य व्यू की बात की, उसका क्या अर्थ है? जिनकोंग ने उदारता दिखाते हुए समझाया, अवरोधक व्यू विशेष रूप से पुराने अवशेषों की घातक रक्षा प्रणालियों को कमजोर करने के लिए बनाया गया है। प्राचीन देव अवशेष के भीतर ऐसे कई जाल हैं जो पलक झपकते ही किसी महाप्रतिभा को भस्म कर सकते हैं। इसलिए आकाशगंगा के बड़े घरानों ने भारी कीमत चुकाकर इस व्यू को स्थापित किया है, ताकि अंदर की मारक शक्ति को 70 से 80% तक कम किया जा सके। ये सुनकर कई साधारण सम्राटों के मन में लालच जाग उठा। उन्हें लगा कि अब वे भी अंदर जा सकते हैं, लेकिन जिनकोंग ने तुरंत उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। व्यू कमजोर जरूर हुआ है, लेकिन फिर भी जो योद्धा महाप्रतिभा के स्तर का नहीं है, उसके लिए अंदर जाना आत्महत्या के समान है। आर्यन जानता था कि जिनकोंग सच कह रहा है। अंदर न केवल घातक जाल थे, बल्कि वे प्राचीन परग्रही नस्लें भी थीं जिन्हें हजारों साल से वहां कैद रखा गया था। आर्यन की चाल, एक मोहरे की तलाश। जैसे ही व्यू पूरी तरह स्थापित हुआ, महाप्रतिभाएं एक एक करके अंदर जाने लगीं। उनका लक्ष्य बाहर के छोटे खजाने नहीं, बल्कि केंद्र में छिपा प्राचीन देव अवशेष था। आर्यन ने भी एक साधारण सम्राट का नाटक करते हुए अंदर प्रवेश किया, लेकिन उसे एक समस्या थी। उसे अपनी आत्मा स्थानांतरण कला के लिए एक क्लोन या मोहरे की जरूरत थी, ताकि वह अपने असली शरीर को जोखिम में डाले बिना गहराई तक जा सके। मुझे किसी को उकसाना होगा, आर्यन ने योजना बनाई। वह एक पुराने मंदिर से बाहर निकला और जानबूझकर अपने हाथ में एक चमकता हुआ बंडल लिया, जिससे एक दुर्लभ खजाने जैसी आभा निकल रही थी। उसने चेहरे पर बनावटी घबराहट और खुशी दिखाई, मानो उसे कोई बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो। तभी पास ही एक 8 सितारा सम्राट ने उसे देख लिया। आर्यन ने अपनी गुप्त मुद्रिका कंसीलमेंट रिंग का उपयोग करके अपनी शक्ति को बहुत कम और घायल जैसा दिखाया था। वह सम्राट, जिसका नाम रक्षक था, लालच में अंधा हो गया। एक घायल सम्राट और इतना कीमती खजाना, यह मेरा है। उसने अपनी भला निकाला और आर्यन की पीठ पर वार किया। मरो। आर्यन के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आई। इसने 15वीं शारीरिक सीमा तोड़ी है। मेरी आत्मा स्थानांतरण के लिए यह सबसे सटीक मोहरा है। स्थान कैद, स्पेस इम्प्रिजनमेंट। अचानक पूरा अंतरिक्ष जम गया। वह रक्षक सम्राट हवा में ही अटक गया, मानो किसी दलदल में फंस गया हो। नहीं, तुमने अपनी शक्ति छिपाई थी, वह चिल्लाया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आर्यन ने आत्मा का प्रहार सोल पियर्स किया, जिससे रक्षक की आत्मा आधी नष्ट हो गई। फिर उसने सम्मोहन हिप्नोसिस प्रतिभा का उपयोग करके उसे पूरी तरह अपने वश में कर लिया।
आर्यन ने उसे अपनी शून्य मुद्रिका में डाल दिया। नई शक्तियों का मिलन। आर्यन तुरंत अवशेष से बाहर निकला और तुंगंगा नक्षत्र मंडल के एक निर्जन और उजाड़ ग्रह पर पहुंच गया। वहां उसने एक गुप्त गुफा बनाई और सुरक्षा कवच स्थापित किए। उसे अपनी आत्मा स्थानांतरण करने से पहले उन 3 प्रतिभाओं को खुद में समाहित करना था जिन्हें उसने अभी अभी कॉपी किया था, 2 बंजस स्तर की साधना प्रतिभाएं और 1 चंद्रप्रभा हस्त कौशल प्रतिभा। उसके मन में एक तीव्र जिज्ञासा थी, क्या बंजस स्तर से भी ऊपर कोई साधना प्रतिभा होती है। उसने अपनी आंखें बंद की और पहली बंजस स्तर की प्रतिभा को अपने भीतर उतारना शुरू किया। उसका पूरा शरीर स्वर्ण ज्वालाओं से घिर गया। हड्डियों के चटकने और मांसपेशियों के पुनर्गठन की आवाजें गुफा में गूंजने लगीं। ये दर्द असहनीय था, लेकिन आर्यन के इरादे हिमालय की तरह अडिग थे। यदि मैं इस बार सफल रहा तो सुमेरु प्रहार और मेरी साधना की गति पूरे ब्रह्मांड को हिला देगी, आर्यन ने दांत भींचते हुए सोचा। अमूर्त ऊर्जा उसके चारों ओर एक चक्रवात की तरह घूमने लगी। उसे अपनी बहन आन्या और अपनी गुरु पत्नी किरण का चेहरा याद आया। उसे उनके लिए सर्वश्रेष्ठ बनना था। अध्याय 175 मोरुआ जनजाति और अमृतत्व की प्रतिभा। बंजस स्तर की साधना प्रतिभा। विलय फ्यूज। आर्यन के शरीर के भीतर उसकी अपनी बंजस स्तर की प्रतिभा और जो उसने अभी अभी कॉपी की थी, वे आपस में टकराने लगीं। एक तीव्र दर्द की लहर उसके रोम रोम से गुजरी। 10 मिनट के भीतर आर्यन पसीने से तरबतर हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर थकान का नामो निशान नहीं था। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। कुछ मिनट विश्राम करने के बाद उसने बिना देर किए दूसरी बंजस स्तर की प्रतिभा को भी खुद में समाहित करना शुरू किया। वह अपनी साधना प्रतिभा को पुनर्तः रूपांतरित कर देना चाहता था। धमाका। गुफा के भीतर एक ऊर्जा का विस्फोट हुआ। असहनीय पीड़ा के बीच आर्यन लगभग मूर्छित होने ही वाला था, तभी विलय की प्रक्रिया समाप्त हुई। वह जमीन पर लेटकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। जांच करो। उसने अपनी नकल प्रतिभा का उपयोग स्वयं पर किया। साधना प्रतिभा विराट स्तर। विराट। आर्यन इस नए वर्गीकरण को देखकर चकित रह गया। प्राचीन ग्रंथों में विराट और बंजक बैरन मिलकर विराट बंजक यानी ब्रह्मांड की आदिम अवस्था को दर्शाते थे। क्या इसका मतलब यह था कि वह अब उन सभी तथाकथित अद्वितीय प्रतिभाओं से मीलों आगे निकल चुका था? आर्यन ने कई घंटों तक आराम किया। जब उसका शरीर पूरी तरह से संतुलित हो गया तो उसने अपनी आत्मा स्थानांतरण सोल ट्रांसफर कला शुरू की। उसने उस 9 सितारा सम्राट रक्षक को बाहर निकाला जिसे उसने बंदी बनाया था। आत्मा स्थानांतरण सक्रिय। एक क्षण में आर्यन का असली शरीर एक गहरी समाधि डोमेंसीक में चला गया। उसकी चेतना और आत्मा उस सम्राट के शरीर में समा गई। उसने उस शत्रु की बची कुची चेतना को नष्ट किया और उसके शरीर पर पूर्ण अधिकार कर लिया। योजना सफल रही। अब इस मोहरे के शरीर के साथ प्राचीन देव अवशेष में प्रवेश करने का समय है। मैं ये देखूंगा कि इतनी प्रतिभाओं के बाद भी मुझे देह साधना गुप्त कला मिलती है या नहीं। आर्यन ने रक्षक के स्वर में बुदबुदाया। प्राचीन देव अवशेष का प्रवेश। आर्यन का मुख्य शरीर इस निर्जन ग्रह की गहराई में सुरक्षित था। अब वह इस नए शरीर के साथ अवशेष की ओर उड़ा। जल्द ही वह उस विशाल प्रकाश पुंज के सामने था। बिना किसी हिचकिचाहट के वह उसे पार कर गया। जैसे ही उसने प्रवेश किया, वह एक प्राचीन पत्थर की सीढ़ी पर खड़ा था। दूर पहाड़ की चोटी पर एक भव्य दिव्य महल खड़ा था। यही असली प्राचीन देव अवशेष था। आकाश में एक प्राचीन देवता की विशाल छाया छाई हुई थी, जिसकी आंखें समय और स्थान को चीरती हुई भविष्य की ओर देख रही थीं। अद्भुत शक्ति, आर्यन ने विस्मय से कहा। यहाँ तक कि सत्य देव महाबली भी इस प्राचीन सत्ता के सामने फीके लग रहे थे। महल तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। आर्यन ने अपनी व्यूह रचना प्रतिभा फॉर्मेशन टैलेंट को सक्रिय किया। अचानक उसे हवा में तैरते हुए घातक व्यू किलिंग फॉर्मेशंस और कई विचित्र आयाम एलियन स्पेसेस दिखाई देने लगे। जैसे ही उसने पहला कदम बढ़ाया, एक अदृश्य बल ने उसे खींच लिया। पलक झपकते ही वह एक घातक व्यूह में फंस चुका था। बूम बूम बूम। हवा से तीखी धार वाली वायु तलवारें विंड ब्लेड्स निकलने लगीं और आर्यन पर प्रहार करने लगीं। इनमें से हर एक प्रहार एक 9 सितारा सम्राट को मारने के लिए काफी था। ये सुरक्षा चक्र सत्य देवों के अवरोधक व्यूह के कारण कमजोर पड़ गया है, वरना इस सम्राट का शरीर अब तक राख हो गया होता, आर्यन ने सोचा। उसने तुरंत अपनी रक्षात्मक शक्तियां सक्रिय कीं। दिव्य स्तर रक्षा प्रतिभा वज्र कवच कला आयन आर्मर टैलेंट कृष्ण कछुआ सुरक्षा तंत्र ब्लैक स्केल टर्टल डिफेंस सीक्रेट टेक्निक। 1 मिनट तक प्रहारों को झेलने के बाद वह व्यूह से बाहर निकल आया। यह एक परीक्षा की तरह था। आर्यन आगे बढ़ता गया, कई जालों को अपनी रक्षात्मक शक्ति के बल पर पार करता गया। मोरुआ जनजाति और अमृतत्व का रहस्य। तभी अचानक एक ठंडी हवा चली और आर्यन ने स्वयं को एक अलग आयाम में पाया। वह एक विशाल हरे घास के मैदान में खड़ा था। वहां कोई सूर्य नहीं था और हवा में एक धुंधली काली ऊर्जा तैर रही थी। तभी एक यांत्रिक आवाज उसके कानों में गूंजी। परीक्षा, मोरुआ जनजाति के 10 सम्राटों का वध करो या 10 दिनों तक यहाँ जीवित रहो।
आर्यन सतर्क हो गया। ये परीक्षा कमजोर नहीं की गई थी। उसने तुरंत अपनी सुरक्षा के लिए एक प्रतिस्थापन क्लोन को जमीन के नीचे दबा दिया और स्वयं अदृश्यता प्रतिभा स्टेल्थ टैलेंट का उपयोग करके छिप गया। तभी आसमान से कुछ काली आकृतियां उतरीं। ये लोग पृथ्वी के मनुष्यों से अलग थे। उनका शरीर काला था, जिस पर रहस्यमयी बैंगनी धारियां बनी थीं। उनके माथे पर एक सींग था और आंखें चमक रही थीं। मोरुआ जनजाति, द मोरुओ क्लैन। आर्यन ने अपनी नकल प्रतिभा से एक योद्धा की जांच की। नाम हदेमान। साधना प्रतिभा प्रभात तारा। शक्ति प्रतिभा मध्यम। अमृतत्व प्रतिभा अनडाइंग टैलेंट कमजोर। अमृतत्व प्रतिभा। आर्यन चौंक गया। ये कैसी शक्ति है? जल्द ही उसे पता चला कि इस जनजाति के लगभग हर सदस्य के पास ये अमृतत्व की शक्ति थी। किसी के पास ये कमजोर थी तो किसी के पास उच्च स्तरीय। यह उनकी शारीरिक बनावट का हिस्सा था। आर्यन एक मोरुआ गांव के पास पहुंचा। उसे ये देखकर हैरानी हुई कि वहां के बच्चे भी शक्तिशाली थे। उसने गुप्त रूप से एक शहर में प्रवेश किया। यहाँ अवशेष के प्रभाव के कारण उसकी नकल करने की क्षमता केवल 500 मीटर तक सीमित हो गई थी। अचानक एक मध्यम आयु वर्ग के मोरुआ योद्धा पर उसकी नजर पड़ी। साधना प्रतिभा चंद्र प्रभा। अमृतत्व प्रतिभा उच्च स्तर की अमृतत्व प्रतिभा। ये तो जैकपॉट है। कॉपी। आर्यन ने बिना देर किए उस शक्ति को अपने अधिकार में ले लिया। मोरुआ शहर में घुसपैठ। आर्यन ने महसूस किया कि इस जनजाति के योद्धाओं को मारना आसान नहीं होगा, क्योंकि उनके पास घावों को तुरंत भरने की अद्भुत शक्ति थी। 10 सम्राटों को मारना एक बड़ी चुनौती थी। उसने एक कोने में बैठकर अपनी नई प्राप्त शक्तियों का विश्लेषण किया। उसे समझ आया कि अमृतत्व प्रतिभा केवल घावों को नहीं भरती थी, बल्कि यह शरीर की अमृत ऊर्जा को सोखने की क्षमता को भी बढ़ा देती थी। आर्यन ने सोचा, अगर मैं इस अमृतत्व प्रतिभा को अपनी साधना में मिला लूं तो क्या मेरा शरीर भी कभी न नष्ट होने वाला बन जाएगा? और क्या यही वह देह साधना है जिसे मैं ढूंढ रहा हूं? तभी शहर के केंद्र से एक घोषणा हुई। मोरुआ जनजाति का एक सेनापति, जो एक अद्वितीय सम्राट के स्तर का लग रहा था, अपनी सेना के साथ बाहर निकल रहा था। वे किसी बाहरी घुसपैठिए की तलाश में थे। आर्यन ने अपनी तलवार नक्षत्र प्रहार को मजबूती से पकड़ा। 10 सम्राट, चलिए खेल शुरू करते हैं। वह साए की तरह उन योद्धाओं के पीछे हो लिया। उसे पता था कि यदि वह सफल रहा तो उसे न केवल वह गुप्त कला मिलेगी, बल्कि उसका शरीर भी एक देवता की तरह अभेद्य हो जाएगा। सांख्यिकीय अवलोकन। मोरुआ जनजाति की शक्ति। आर्यन ने अपनी दिव्य दृष्टि से मोरुआ शहर की सैन्य शक्ति का एक अनुमान लगाया। योद्धा श्रेणी संख्या अनुमानित प्रमुख प्रतिभा औसत शक्ति स्तर। नागरिक योद्धा 50,000 जोड़ कमजोर अमृतत्व सम्राट स्तर से नीचे। नगर रक्षक 5,000 मध्यम अमृतत्व निम्न सम्राट। जनजाति सम्राट 20 उच्च स्तरीय अमृतत्व 9 सितारा सम्राट। प्रधान सेनापति एक दैवीय अमृतत्व। इस प्रधान सेनापति के पास दैवीय अमृतत्व डिवाइन अनडाइंग टैलेंट है। अगर मैं उसे कॉपी कर सका तो शायद मुझे इस गुफा से बाहर जाने की भी जरूरत न पड़े। आर्यन की आंखों में लालच और साहस का मिश्रण था। उसने अपनी सांसों को नियंत्रित किया और हमले के लिए सही पल का इंतजार करने लगा। अध्याय 176। 10 देव स्तर के मोरुआ योद्धा। मोरुआ जनजाति का ये शहर बहुत विशाल नहीं था। नक्षत्र रजक सिल्वर यूनिवर्स स्टार के महाअड्डों सुपर बेसेस की तुलना में तो ये कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि पृथ्वी के अड्डों के सामने भी यह छोटा जान पड़ता था। हालांकि ये स्वाभाविक भी था। ये विचित्र आयाम वास्तव में एक कारागार था जहां मोरुआ जनजाति के लोग कैद थे। यहाँ संसाधन सीमित थे, जिसके कारण उनकी आबादी अनियंत्रित रूप से नहीं बढ़ सकती थी। यदि उनकी संख्या बहुत अधिक होती तो संसाधनों की कमी हो जाती, जिससे उनके शीर्ष योद्धाओं के लिए अपनी साधना और शक्ति बनाना असंभव हो जाता। आर्यन ने आधा दिन इस शहर की खाक छानने में बिताया, लेकिन उसे केवल एक ही उच्च स्तरीय अमृतत्व प्रतिभा हाई टियर अनडाइंग टैलेंट मिली। शहर के एक एकांत कोने में आर्यन एक खाली कमरे में छिप गया और अपनी नई प्राप्त अमृतत्व प्रतिभा को खुद में समाहित फ्यूज करने लगा। 10 मिनट के भीतर यह प्रक्रिया पूरी हो गई। जैसे ही यह प्रतिभा उसके अस्तित्व का हिस्सा बनी, उसे इसकी असली शक्ति का एहसास हुआ। ये तो अविश्वसनीय है। जब तक प्राण शक्ति शेष है तब तक विनाश असंभव। आर्यन दंग रह गया। साधारणतः यदि किसी व्यक्ति का सिर धड़ से अलग कर दिया जाए तो वह तुरंत मर जाता है, लेकिन अमृतत्व प्रतिभा वाले योद्धा के साथ ऐसा नहीं था। यदि उसका सिर काट भी दिया जाए तो भी उसके प्राण तुरंत नहीं निकलेंगे, वे बस धीरे धीरे क्षीण होंगे। यदि समय रहते सिर को वापस जोड़ दिया जाए और अमृत ऊर्जा का प्रवाह स्थिर कर दिया जाए तो वह योद्धा फिर से जीवित हो उठेगा। अमृतत्व प्रतिभा वाले योद्धा को मारने के लिए उसके अंगों पर प्रहार करना व्यर्थ था। उसे मारने का एकमात्र तरीका उसकी अमृत ऊर्जा वाइटालिटी को पूरी तरह से नष्ट करना था। जब तक उसके शरीर में ऊर्जा का एक भी कतरा शेष है, वह मर नहीं सकता। यह अमृतत्व प्रतिभा और मेरी रक्त पिपासु ब्लडथर्स्टी प्रतिभा का मेल तो कालजयी है।
रक्त पिपासु प्रतिभा दूसरों का रक्त सोखकर मेरी प्राण शक्ति बढ़ाएगी और अमृतत्व प्रतिभा उस शक्ति का उपयोग करके मुझे अभेद्य बनाएगी। यदि मेरे पास पर्याप्त रक्त है तो मैं वास्तव में अजेय हूँ। हालांकि आर्यन जानता था कि यदि उसका सामना अपने से कहीं अधिक शक्तिशाली शत्रु से हुआ तो यह प्रतिभा भी उसे नहीं बचा पाएगी। एक शक्तिशाली प्रहार उसकी पूरी देह को एक झटके में राख कर सकता था, लेकिन अपने समान स्तर के योद्धाओं के विरुद्ध वह अब एक काल बन चुका था, एक गुप्त गवाह और कड़वा सच। शहर छोड़ने के बाद आर्यन ने अपनी उड़ान जारी रखी। अचानक उसकी चेतना ने कुछ महसूस किया। आगे एक सम्राट स्तर का मोरुआ योद्धा है। आर्यन साय की तरह उसके करीब पहुंचा। वह योद्धा एक ऊंची चट्टान पर बैठा साधना कर रहा था, जहां वायु की अमृत ऊर्जा का घनत्व अधिक था। वह हवा के झोंकों का उपयोग करके अपने शरीर को तपा रहा था। आर्यन ने अपनी नकल प्रतिभा से उसकी जांच की और निराश होकर सिर हिला दिया। उस मोरुआ सम्राट के पास केवल मध्यम स्तरीय अमृतत्व था और उसकी अन्य प्रतिभाएं भी साधारण थीं। उसकी शक्ति एक सितारा सम्राट के बराबर भी नहीं थी। चूंकि यह सम्राट स्तर का है, इसे यहाँ के कई रहस्य पता होंगे। मुझे इसे सम्मोहित करके पूछताछ करनी चाहिए, आर्यन ने सोचा। अगले ही पल आर्यन उसके सामने प्रकट हुआ और अपनी स्थान प्रतिभा स्पेस टैलेंट से उसे जकड़ लिया। तुम कौन हो? वह योद्धा हड़बड़ा गया। आर्यन ने मोरुआ योद्धा का वेश तो धारण किया था, लेकिन वह इस क्षेत्र के लिए एक नया चेहरा था। सम्राट स्तर के योद्धा यहाँ कम ही थे, इसलिए एक अपरिचित चेहरे को देखकर वह भयभीत हो गया। ऊपर से आर्यन की स्थान शक्ति ने उसे पूरी तरह बेबस कर दिया था। सम्मोहन हिप्नोसिस। आर्यन ने अपनी उच्च स्तरीय सम्मोहन प्रतिभा का उपयोग किया और उसे अपनी उंगलियों पर नचाने लगा। मुझे इस स्थान की उत्पत्ति और यहाँ की स्थिति के बारे में सब कुछ बताओ, आर्यन ने आदेश दिया। सम्मोहित योद्धा ने बोलना शुरू किया। उसे इस स्थान के निर्माण का पूरा इतिहास तो नहीं पता था, लेकिन उसने बताया कि हजारों साल पहले एक महान दिव्य सत्ता ने मोरुआ जनजाति के एक हिस्से को पकड़कर यहाँ कैद कर दिया था। तब से यह स्थान एक परीक्षा केंद्र बन गया था। समय समय पर बाहर से परीक्षार्थी यहाँ आते थे और मोरुआ जनजाति के लोगों का शिकार करते थे। बदले में यदि मोरुआ योद्धा किसी परीक्षार्थी को मार गिराते तो उन्हें विशेष पुरस्कार मिलते थे। हजारों सालों से कोई परीक्षार्थी यहाँ नहीं आया था, लेकिन वे भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकते थे। योद्धा ने आगे बताया, इस स्थान के केंद्र में एक दिव्य पर्वत है जिसकी चोटी पर एक भव्य महल स्थित है। केवल सबसे शक्तिशाली सम्राट ही उस महल में प्रवेश कर सकते हैं और वहां से दुर्लभ खजाने ला सकते हैं। पीढ़ियों से हमारे शक्तिशाली योद्धा वहां जाते रहे हैं और उन्हीं खजानों के दम पर हमारी जनजाति अपनी शक्ति बनाए रखती है। 10 देव स्तर के रक्षक। आर्यन का दिल जोरों से धकने लगा। भव्य महल, खजाने, तो वह देह साधना गुप्त कला इसी महल में हो सकती है। उसने अगला प्रश्न पूछा, तुम्हारी जनजाति में कुल कितने शक्तिशाली योद्धा हैं? हमारे पास 10 देव स्तर गॉड लेवल के योद्धा हैं और लगभग 100 सम्राट स्तर के योद्धा, मोरुआ सम्राट ने सपाट स्वर में उत्तर दिया। 10 देव स्तर के योद्धा। आर्यन की आंखें फटी की फटी रह गई। अब उसे समझ आया कि यहाँ आने वाली महाप्रतिभाएं क्यों मारी जाती थीं। संसाधनों की कमी के बावजूद यहाँ देव स्तर के योद्धा मौजूद थे। यदि कोई महाप्रतिभा किसी देव स्तर के मोरुआ योद्धा की नज़र में चढ़ गई तो उसका बचना नामुमकिन था। भले ही एक महाप्रतिभा साधारण देवताओं को हरा सकती हो, लेकिन मोरुआ जनजाति के ये देवता हजारों सालों से साधना कर रहे थे। एक 8 या 9 सितारा सम्राट से देवता बने मोरुआ योद्धा को हराना किसी भी 6 सितारा महाप्रतिभा के लिए भी लगभग असंभव था। कोई आश्चर्य नहीं कि लोग यहाँ मरते हैं। यदि मेरे पास अदृश्यता और वेश बदलने की प्रतिभा न होती तो ये देवता अब तक मुझे ढूंढ चुके होते, आर्यन ने गंभीरता से सोचा। हालांकि देव स्तर के योद्धाओं की दिव्य दृष्टि अदृश्यता प्रतिभा को देख सकती थी, लेकिन आर्यन के पास स्थान प्रतिभा थी। वह अंतरिक्ष की तहों में छिप सकता था जहां किसी भी देवता की पहुंच नहीं थी। क्या उस भव्य महल की कोई सुरक्षा करता है? आर्यन ने अंतिम प्रश्न पूछा। हाँ, हमारे कबीले का एक देव स्तर का योद्धा वहां स्थायी रूप से पहरा देता है, उत्तर मिला। एक देवता का पहरा, ये काम कठिन होने वाला है। आर्यन ने मन ही मन योजना बनाना शुरू किया। आत्मा का प्रहार। आर्यन ने एक ही झटके में उस मोरुआ सम्राट की चेतना को मिटा दिया। परग्रही नस्लों के प्रति उसके मन में कोई दया नहीं थी। आर्यन ने आसमान की ओर देखा, जहां वह दिव्य पर्वत धुंध में छिपा हुआ था। 10 देव स्तर के योद्धा और एक अभेद्य महल, लेकिन मुझे वह गुप्त कला चाहिए ही चाहिए, चाहे मुझे इन 10 देवताओं से ही क्यों न लड़ना पड़े। उसने अपने शरीर को एक काली छाया में बदला और दिव्य पर्वत की ओर प्रस्थान किया। उसे पता था कि असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। मोरुआ जनजाति की सैन्य संरचना। आर्यन ने अपनी प्राप्त जानकारी के आधार पर एक मानसिक सूची तैयार की। शक्ति स्तर योद्धाओं की संख्या, स्थान, भूमिका। देव स्तर गॉड लेवल 10 दिव्य पर्वत और मुख्य शहर जनजाति के रक्षक और अधिपति। सम्राट स्तर एम्परर लेवल 100 जोड़ विभिन्न शहर और गांव कबीले के सेनापति।
महाप्रभु स्तर ग्रैंडमास्टर, हजारों गांव और चौकियां। मुझे उस एक देवता से निपटना होगा जो महल के द्वार पर खड़ा है। लेकिन उससे पहले मुझे 9 अन्य देवताओं की स्थिति का पता लगाना होगा ताकि वे मुझ पर पीछे से हमला न कर सकें। आर्यन ने अपनी मुट्ठी भींची। उसने अपनी, आन्या और किरण के बारे में सोचा। उनकी सुरक्षा के लिए उसे और शक्तिशाली बनना ही होगा। वह पीछे नहीं हट सकता था। अध्याय 177 दिव्य मंदिर में घुसपैठ और शवपुतली का रहस्य। मोरुआ जनजाति मोरो क्लैन ने इस विचित्र आयाम में अपने हर महत्वपूर्ण सदस्य के लिए प्राण दीपक सोल लैम्प्स बना रखे थे। यदि कबीले का कोई भी उच्च अधिकारी या सम्राट मारा जाता तो उसका दीपक तुरंत बुझ जाता और पूरी जनजाति को इसकी खबर लग जाती। जैसे ही कबीले के दीपक कक्ष में तैनात सम्राट स्तर के रक्षक ने देखा कि बच नाम के सम्राट का प्राण दीपक बुझ गया है, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। इस कैद किए गए आयाम में मोरुआ जनजाति का कोई प्राकृतिक दुश्मन नहीं था। यहाँ के खूंखार जानवर भी उनके भोजन थे। एक सम्राट स्तर का योद्धा यहाँ केवल वृद्धावस्था से ही मर सकता था। आपसी झगड़ों में हत्या करना यहाँ सबसे बड़ा अपराध था। एक सम्राट की हत्या, यह कोई साधारण घटना नहीं है। रक्षक ने तुरंत उच्चाधिकारियों से संपर्क किया। पलक झपकते ही मोरुआ कबीले के 10 देव स्तर गॉड लेवल के योद्धाओं को इसकी जानकारी मिल गई। एक विशाल सभा भवन में 5 शक्तिशाली देवता चर्चा कर रहे थे। कुछ समय पहले हमारे आयाम में एक कंपन हुआ था और एक प्राचीन आवाज ने संकेत दिया था कि कोई बाहरी व्यक्ति यहाँ घुसा है। निश्चित रूप से बच की मृत्यु उसी बाहरी परीक्षार्थी के हाथों हुई है। एक देवता ने गरजते हुए कहा, धिक्कार है उन मनुष्यों पर। हजारों साल पहले उन्होंने हमारे महान मोरुआ कबीले को यहाँ कैद किया और हमें अपने शिष्यों के लिए शिकार बना दिया। हमारे पास संसाधनों की कमी है, वरना हम अब तक सत्य देव बनकर इस कैद को तोड़ चुके होते। दूसरे देवता ने अपनी मुट्ठी भींची। पिछली बार भी एक मानव सम्राट यहाँ आया था और हमने उसे मार गिराया था। इस बार जो घुसा है वह भी सम्राट स्तर का ही होगा। उसे ढूंढो और उसका अंत कर दो। मोरुआ जनजाति के 10 देवताओं में से 5 को तुरंत आर्यन की तलाश में लगा दिया गया। वे पूरे आयाम को अपनी दिव्य दृष्टि से खंगालने लगे। छलावरण और दिव्य दृष्टि से बचाव। आर्यन को यह नहीं पता था कि उसकी पहचान उजागर हो चुकी है, लेकिन 10 देवताओं की मौजूदगी की खबर मिलते ही उसने अपनी अदृश्यता स्टेल्थ का उपयोग बंद कर दिया। वह जानता था कि देवताओं की दिव्य दृष्टि अदृश्यता को देख सकती है, लेकिन एक साधारण चेहरे को नहीं। उसने खुद को मोरुआ जनजाति के एक महाप्रभु स्तर सेंट ग्रेड के सैनिक के रूप में बदल लिया। अपनी गुप्त मुद्रिका कंसीलमेंट रिंग के कारण उसकी असली शक्ति पूरी तरह छिपी हुई थी। अब वह एक साधारण सैनिक की तरह धीमी गति से केंद्र में स्थित दिव्य मंदिर की ओर बने लगा। रास्ते में अचानक एक शक्तिशाली दिव्य चेतना डिवाइन सेंस उसके ऊपर से गुजरी। आर्यन ने अपनी सांसें रोक लीं। एक देवता की दिव्य दृष्टि। आर्यन ने मन ही मन सोचा, अच्छा हुआ मैंने अदृश्यता का त्याग कर दिया। अगर मैं हवा में अदृश्य होकर उड़ रहा होता तो इन देवताओं को तुरंत शक हो जाता। भला एक साधारण सैनिक अदृश्य होकर कहाँ जाएगा। वह देवता आर्यन को एक मामूली सैनिक समझकर आगे बढ़ गया। 1 घंटे की धीमी उड़ान के बाद आर्यन अंततः उस दिव्य मंदिर के करीब पहुंच गया। मंदिर के द्वार पर बाधा। मंदिर के पास पहुंचकर आर्यन ने फिर से स्थान प्रतिभा स्पेस टैलेंट का सहारा लिया और अंतरिक्ष की परतों में समा गया। वह सीधा मंदिर के भीतर घुसना चाहता था, लेकिन द्वार पर पहुंचते ही एक अदृश्य दीवार ने उसे रोक दिया। जैसा मैंने सोचा था, यहाँ का सुरक्षा कवच स्थान शक्ति को रोकता है। मैं सीधा अंदर टेलीपोर्ट नहीं कर सकता, आर्यन ने बुदबुदाया। मंदिर के चारों ओर एक विशाल व्यू रचना फॉर्मेशन थी जिसने अंतरिक्ष को स्थिर कर दिया था। अंदर जाने का एकमात्र तरीका मुख्य द्वार था, जहां मोरुआ योद्धाओं का कड़ा पहरा था। आर्यन ने एक गहरी सांस ली। अगर मैं सीधा अंदर भागूंगा तो पकड़ा जाऊंगा, लेकिन मंदिर के भीतर ये देवता प्रवेश नहीं कर सकते। एक बार अंदर पहुंच गया तो मैं सुरक्षित रहूंगा। अचानक आर्यन अंतरिक्ष से बाहर निकला और बिजली की गति से मंदिर के द्वार की ओर झपटा। पहरेदारों को समझने का मौका मिलता उससे पहले ही वह मंदिर के भीतर ओझल हो गया। मोआन का क्रोध। बाहर खलबली मच गई। तैनात पहरेदार चिल्लाए, कोई मंदिर में बिना अनुमति घुस गया है। तभी एक भयानक ऊर्जा के साथ मोआंग नामक एक देवता वहां अवतरित हुए। क्या हुआ? मोआंग ने कड़कती आवाज में पूछा। महाराज, हमारे कबीले का ही एक सैनिक अभी अभी पागलों की तरह मंदिर के भीतर घुस गया। हमने उसे पहले कभी नहीं देखा। पहरेदारों ने घुटने टेकते हुए कहा। मोआंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। हमारे कबीले का कोई भी सदस्य इतनी धृष्टता नहीं कर सकता। वह निश्चित रूप से वही बाहरी व्यक्ति है। वह मंदिर में ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। मैं यहीं द्वार पर पहरा दूंगा। जब वह बाहर निकलेगा तो मैं उसकी खाल उधेड़ दूंगा। उत्तराधिकार के द्वार सुमेरु की तलाश। मंदिर के भीतर आर्यन एक लंबे गलियारे से होता हुआ एक बड़े कक्ष में पहुंचा। उसके सामने रोशनी के कई द्वार लाइट गेट्स थे।
उसने अपनी चेतना से एक एक द्वार को छूकर जानकारी प्राप्त की। प्रथम द्वार, व्यू रचना उत्तराधिकार फॉर्मेशन लेगेसी। द्वितीय द्वार, तलवार कला उत्तराधिकार स्वॉर्ड स्किल लेगेसी। तृतीय द्वार, खजाना द्वार, जहां से मोरुआ योद्धा संसाधन लाते थे। आर्यन को इनमें से कोई नहीं चाहिए था। वह देह साधना फ्लैश बॉडी कल्टिवेशन की तलाश में था। एक एक करके उसने अंतिम 3 द्वारों की जांच की। अंततः उसे वह द्वार मिल गया जिसका उसे इंतजार था। देह साधना गुप्त कला उत्तराधिकार द्वार। यही है। आर्यन ने बिना देर किए उस द्वार में कदम रखा। शवपुतली कॉप्स पपट से सामना। जैसे ही आर्यन अंदर पहुंचा, वह एक घोर अंधकार में स्थान पर था। वातावरण में एक अजीब सी सडन और ठंडक थी। झन झन अंधेरे में भारी जंजीरों के आपस में टकराने की आवाज गूंजी। यह आवाज इतनी डरावनी थी कि किसी कमजोर दिल वाले की जान निकल जाए। एक और छोटा जीव यहाँ आ गया है। एक कर्कश और ठंडी आवाज गूंजी। आर्यन ने उस दिशा में देखा। एक मानव आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसका पूरा शरीर भारी लोहे की जंजीरों से जकड़ा हुआ था। उसके शरीर में प्राणों की कोई गर्माहट नहीं थी और उसकी त्वचा पीली पड़ चुकी थी। शवपुतली कॉप्स पपट। आर्यन के होश उड़ गए। यह कोई साधारण शव नहीं था। इसमें अपनी चेतना थी। पृथ्वी पर उसने जो शवपुतलियां देखी थीं, वे इसके सामने खिलौनों जैसी थीं। इस जीव की आंखों में हजारों सालों का अनुभव और एक हिंसक प्यास थी। क्या तुम भी उस मीरा सूत्र की तलाश में आए हो? शवपुतली ने एक ठंडी हंसी के साथ पूछा। आर्यन ने अपनी तलवार नक्षत्र प्रहार को कसकर पकड़ लिया। उसे समझ आ गया कि देह साधना की गुप्त कला प्राप्त करना आसान नहीं होगा। उसे पहले इस अमर शवपुतली को हराना होगा। शवपुतली का विश्लेषण। आर्यन ने अपनी नकल प्रतिभा का उपयोग किया और सामने वाले की जानकारी देखी। गुण विवरण। प्रकार चेतना युक्त शवपुतली। शक्ति स्तर 9 सितारा सम्राट चरम। विशेषता अटूट शरीर, दर्द का एहसास नहीं। हथियार सुमेरु जंजीरें सुमेरु चेन्स। अगर तुम यहाँ से जीवित जाना चाहते हो तो तुम्हें साबित करना होगा कि तुम्हारा शरीर इन जंजीरों से ज्यादा मजबूत है। शवपुतली ने अपनी एक जंजीर हवा में लहराई जिससे पूरा स्थान थरथरा उठा। आर्यन मुस्कुराया। अध्याय 178 शवपुतली की आत्मा का दोष। तुम कौन हो? आर्यन ने सावधानी बरतते हुए सामने खड़े उस भयानक जीव से पूछा। मैं कौन हूँ? वह शवपुतली कॉप्स पपट पागलों की तरह हंसी। मैं भी सच में जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ। हर बार जब कोई इस कक्ष में प्रवेश करता है तो मेरी नींद टूट जाती है। न जाने कितने युग बीत गए, मैं कितनी बार जागा हूँ, लेकिन तुम सब मरने के पात्र हो। तुम लोगों ने मुझे यहाँ क्यों कैद किया? क्यों मुझे बार बार तुम्हारा अभ्यास का साधन ट्रेनिंग सब्जेक्ट बनना पड़ता है? तुम लोग स्वतंत्र रूप से आ जा सकते हो, पर मैं नहीं। वध। मैं तुम सबका वध कर दूंगा। वह शवपुतली उन्माद की स्थिति में पहुंच गई। उसकी मानसिक स्थिति पूरी तरह विक्षिप्त हो चुकी थी। अचानक वह शवपुतली बिजली की गति से आगे बढ़ी। उसके शरीर से लिपटी जंजीरें उसे बांधने के लिए नहीं, बल्कि उसके हथियार के रूप में उपयोग हो रही थीं। जंजीरें जंगली बेलों की तरह बहीं और पूरे कक्ष को घेर लिया। धमाका। उसने हवा में एक मुक्का चलाया जिससे शून्य वॉइड थरथरा उठा। उसकी ताकत का स्तर एक 3 सितारा महाप्रतिभा के हमले के बराबर था। एक महाप्रतिभा। आर्यन के चेहरे पर गंभीरता छा गई। सामने वाला कोई देवता नहीं था, बल्कि सम्राट स्तर का योद्धा था जिसे उस प्राचीन देवता ने मारकर शवपुतली में बदल दिया था। ये सोचना भी डरावना था कि किसी महाप्रतिभा को पकड़कर उसे एक अनंत काल तक चलने वाले पहरेदार के रूप में बदल दिया गया। उस योद्धा की आत्मा को पूरी तरह मिटाया नहीं गया था, बल्कि उसे एक अर्धसुप्त अवस्था में रखा गया था जिससे वह पागल हो चुका था। स्थान कैद, टेलीपोर्ट, समय प्रतिभा, आत्मा का प्रहार, सोल पियर्स। आर्यन ने एक के बाद एक अपनी प्रतिभाएं झोंक दी। वह जानता था कि 3 सितारा महाप्रतिभा से सीधे टकराना मूर्खता होगी। वह जंजीरें साधारण नहीं थीं। यदि वह उनमें एक बार फंस जाता तो बाहर निकलना नामुमकिन होता। समय और स्थान की शक्तियों की मदद से आर्यन उसके हमलों से बचता रहा, लेकिन शवपुतली के मुक्कों से निकलने वाली तरंगें अंतरिक्ष को हिला रही थीं, जिसका असर आर्यन के शरीर पर भी पड़ रहा था। हालांकि आर्यन की अमृतत्व प्रतिभा अनडाइंग टैलेंट ने उसे उन चोटों से तुरंत उबार दिया। अहह! तभी शवपुतली की एक भयानक चीख गूंजी। आर्यन के आत्मा के प्रहार ने अपना काम कर दिया था। युगों के बीतने के बाद भले ही शरीर अमर हो गया हो, लेकिन उस प्राचीन देवता के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद आत्मा को पूरी तरह सुरक्षित नहीं रखा जा सका था। तो इसकी आत्मा ही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। आर्यन ने राहत की सांस ली। उसकी आत्मा प्रतिभा इस शवपुतली के लिए काल बन गई थी। शवपुतली की शक्तियों का विश्लेषण। आर्यन ने लड़ाई के बीच ही अपनी नकल प्रतिभा से उसकी जांच की। प्रकार उड़ती हुई शवपुतली फ्लाइंग कॉप्स पपट। साधना प्रतिभा सर्वोच्च स्तर सुप्रीम लेवल। शक्ति प्रतिभा देव स्तर गॉड लेवल। रक्षा प्रतिभा गूढ़ अर्थ प्रोफाउंड मीनिंग। वायु गति प्रतिभा देव स्तर।
मुष्टि कला, फिस्ट टेक्निक, चंद्र प्रभा, रेडियंट मून। आर्यन ने अनुमान लगाया कि इस योद्धा ने अपने जीवन काल में कम से कम 17वीं शारीरिक सीमा तोड़ी होगी। यदि यह अपनी चरम शक्ति पीक पर होता तो इसकी ताकत 5 सितारा महाप्रतिभा के बराबर होती। लेकिन अब इसकी आत्मा क्षीण हो चुकी थी और शरीर धीरे धीरे सड़ रहा था। लगातार हो रहे आत्मिक प्रहारों के कारण वह उड़ती हुई शवपुतली अंततः ढह गई और एक निर्जीव लाश में बदल गई। भाग्य का चक्र, 1% की उम्मीद। जैसे ही प्रथम चरण पूरा हुआ, शून्य से एक यांत्रिक आवाज गूंजी। प्रथम चरण सफलतापूर्वक पूर्ण। पुरस्कार चक्र, लॉटरी आरंभ। धमाका, आकाश में एक विशाल पहिया व्हील प्रकट हुआ। पहिया 2 हिस्सों में बंटा था। पहला हिस्सा बहुत छोटा था, मात्र 1%, जिस पर लिखा था देह साधना की गुप्त कला। शेष 99% हिस्सा खाली था। सिर्फ 1% संभावना। ये तो सरासर अन्याय है। आर्यन ठगा सा महसूस कर रहा था। इतनी मेहनत के बाद भी भाग्य के भरोसे रहना उसे खटक रहा था। चक्र घुमाओ, आर्यन ने भारी मन से कहा। पहिया बिजली की गति से घूमने लगा। रुको, आर्यन के चिल्लाते ही कांटा एक जगह रुक गया। वह खाली स्थान पर था। विफल। आर्यन को गहरी निराशा हुई। उसे कुछ नहीं मिला। क्या आप परीक्षा जारी रखना चाहते हैं? आवाज आई। हाँ, आर्यन ने दृढ़ता से कहा। वह खाली हाथ वापस नहीं जा सकता था। उसे अपनी बहन आन्या और गुरु पत्नी किरण को दिखाना था कि वह सर्वश्रेष्ठ है। द्वितीय परीक्षा, पाताल लोक की बिल्ली। अचानक एक खिंचाव महसूस हुआ और आर्यन फिर से एक अंधकार में स्थान पर था। इससे पहले कि वह संभल पाता, एक पंजे ने उसे दबोच लिया। उसकी गति इतनी तीव्र थी कि आर्यन देख भी नहीं पाया। खचाक, आर्यन का हृदय उस पंजे ने चीर दिया था। कोई साधारण सम्राट होता तो वहीं दम तोड़ देता, लेकिन आर्यन की अमृतत्व प्रतिभा ने उसे थामे रखा। उसकी जीवन प्रतिभा और उपचार प्रतिभा ने घाव को पल भर में भर दिया। आर्यन ने तुरंत समय प्रतिभा को सक्रिय किया, जिससे उसकी सोचने की गति 10 गुना बढ़ गई। उसने अपनी नकल प्रतिभा से हमलावर को देखा। जीव, पाताल लोक की बिल्ली ने द स्पिरिट कैट कॉप्स पपट। रक्त रेखा प्रतिभा, सर्वोच्च स्तर। गति प्रतिभा, देव स्तर। नककला, क्लॉ टेक्निक, भोर सूर्य स्तर, सुप्रीम सन। भोर सूर्य स्तर की नककला। आर्यन की आंखें चमक उठीं। यह अत्यंत दुर्लभ थी। उसने तुरंत इसे कॉपी कर लिया। ये बिल्ली 4 सितारा महाप्रतिभा के स्तर की थी। उसकी गति और जहर इतने घातक थे कि आर्यन को अपनी उपचार प्रतिभा पर पूरा जोर लगाना पड़ रहा था। अंतरिक्ष में प्रवेश, आर्यन शून्य में ओझल हो गया और अपनी तलवार नक्षत्र प्रहार से हमला किया, लेकिन वह बिल्ली इतनी फुर्तीली थी कि कोई वार उसे छू नहीं पा रहा था। फिर से आत्मा का ही सहारा लेना होगा। आर्यन ने अपनी पूरी आत्मिक शक्ति बटोरी और बिल्ली पर आत्मा का प्रहार किया। बिल्ली की एक दर्दनाक चीख गूंजी। लगता है कि प्राचीन देवता भी शवों की आत्मा के दोष को नहीं सुधार पाए। आर्यन ने राहत महसूस की। बार बार के आत्मिक हमलों से उस बिल्ली की आत्मा चकनाचूर हो गई और वह भी जमीन पर गिर पड़ी। आर्यन ने दूसरी परीक्षा भी पार कर ली थी। एक और मौका, एक और उम्मीद। शून्य में फिर से वही विशाल पुरस्कार पहिया प्रकट हुआ। आर्यन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। इस बार मुझे वह गुप्त कला चाहिए। कक्ष की हवा में एक तनाव था। क्या इस बार वह 1% का भाग्य आर्यन का साथ देगा, या फिर उसे एक और भी भयानक परीक्षा से गुजरना होगा? उसे पता था कि जैसे जैसे स्तर बढ़ेंगे, चुनौतियां और भी विकराल होती जाएंगी। लेकिन अमृत ऊर्जा के सही उपयोग और अपनी नई कॉपी की गई भोर सूर्य नककला के साथ वह पहले से कहीं अधिक तैयार था। सांख्यिकीय सारांश, करंट स्टेटस। अर्जित प्रतिभाएं स्तर, साधना प्रतिभा विराट स्तर, नककला भोर सूर्य स्तर, सुप्रीम सन। अमृतत्व उच्च स्तरीय। मुख्य तकनीक नक्षत्र प्रहार। अध्याय 179, अनामदेह साधना गुप्त कला। भाग्य के उस विशाल पहिए के सामने खड़ा आर्यन अपनी उत्तेजना को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा था। इस बार भी पहिया 2 हिस्सों में बंटा था। एक ओर वह बेशकीमती देह साधना गुप्त कला थी और दूसरी ओर एक खाली स्थान। हालांकि इस बार एक बड़ा परिवर्तन था। पिछली बार जहां जीतने की संभावना मात्र 1% थी, वहीं इस बार इसे बढ़ाकर 10% कर दिया गया था। 10 गुना वृद्धि। यह मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। आर्यन ने मन ही मन प्रार्थना की। उसे अपनी बहन आन्या की मासूम मुस्कान और गुरु पत्नी किरण के संरक्षण का स्मरण हो आया। उसे उनके लिए ये शक्ति हासिल करनी ही थी। चक्र घुमाओ, पहिए का कांटा बिजली की गति से घूमने लगा। आर्यन की नज़रें उस पर टिकी थीं। 10% की संभावना भले ही बढ़ी हुई लग रही थी, लेकिन असफलता का डर अब भी 90% था। रुको, आर्यन के शब्द गूंजते ही कांटा झटके से रुका। वह सीधा देह साधना गुप्त कला के चिन्ह पर था। हाँ, आर्यन खुशी से झूम उठा। 10% की कम संभावना के बावजूद उसका भाग्य अद्वितीय, हेवन डिफाइंग साबित हुआ था। यदि इस बार वह विफल हो जाता तो उसे तीसरी परीक्षा देनी पड़ती।
उसे पूरा यकीन था कि अगला शत्रु कोई साधारण शवपुतली नहीं, बल्कि एक अद्वितीय महाप्रतिभा, पीएलएस जीनियस के स्तर का योद्धा होता। वर्तमान में आर्यन 2 सितारा महाप्रतिभा था। एक अद्वितीय महाप्रतिभा के सामने वह एक पल भी नहीं टिक पाता। वे योद्धा अंतरिक्ष की परतों में घुसकर हमला करने में सक्षम होते हैं, जहां अमरत्व प्रतिभा भी जान नहीं बचा पाती। प्राचीन उत्तराधिकार का चयन। अचानक शून्य में आर्यन के सामने रोशनी के कई गोले लाइट क्लस्टर्स प्रकट हुए। हर गोला एक अलग देह साधना गुप्त कला का प्रतिनिधित्व कर रहा था। आर्यन की इच्छा तो सबको समेट लेने की थी, लेकिन वह जानता था कि इस प्राचीन दिव्य स्थान के नियम अटूट हैं। ये प्राचीन देवता, जिसका वास्तविक स्तर ब्रह्मांड के इतिहास में खो चुका था, इतना शक्तिशाली था कि आज की महान शक्तियां भी इसके अवशेष को नष्ट नहीं कर सकती थीं। वे केवल बाहर से अवरोधक दिव्य व्यूह लगाकर इसकी शक्ति कम करने की कोशिश कर सकते थे। आर्यन ने एक एक करके गोलों को अपनी चेतना से स्पर्श किया। अग्नि ज्वाला देह साधना कला, ये साधना की गति को 10 गुना बढ़ा सकती है, लेकिन इसके लिए शरीर में जन्मजात अग्नि तत्व का होना अनिवार्य है। कुर्म मिस्टिक टर्टल देह साधना कला, गति 12 गुना बढ़ाती है, लेकिन केवल कछुआ कबीले या विशेष रक्त रेखा वालों के लिए। नील रक्त पर्पल ब्लड देह साधना कला 13 गुना गति, पर केवल नील रक्त पवित्र देह वालों के लिए। आर्यन ने इन सब को अस्वीकार कर दिया। वह मनुष्य था। यदि वह अपनी रक्त रेखा को किसी जानवर या परग्रही नस्ल में बदल लेता तो शुरुआत में गति जरूर बती, लेकिन भविष्य में वह उसी कबीले की सीमाओं में बंध जाता। उसे अपनी मानवीय पहचान पर गर्व था। तभी एक विशेष गोले ने उसका ध्यान खींचा। अनाम देह साधना गुप्त कला नेमलेस फिजिकल बॉडी कल्टिवेशन सीक्रेट टेक्निक। विवरण। इसके विशिष्ट प्रभाव अज्ञात हैं। योद्धा के पास जितने अधिक गूढ़ अर्थ प्रोफाउंड ट्रूथ स्तर के तत्व प्रतिभाएं होंगी, यह उतना ही अधिक तत्व ऊर्जा सोखेगी। प्रत्येक अतिरिक्त तत्व प्रतिभा के लिए साधना की गति 2 गुना 2x बढ़ जाएगी। ये तो साक्षात मेरे लिए ही बनाई गई है। आर्यन की आंखों में चमक आ गई। किसी भी अन्य महाप्रतिभा के लिए ये कला बेकार थी, क्योंकि सामान्यतः योद्धाओं के पास 1 या 2 ही तत्व गूढ़ अर्थ होते हैं। लेकिन आर्यन, उसके पास नकल करने की शक्ति थी। वह अनगिनत तत्वों के गूढ़ अर्थ हासिल कर सकता था। यदि उसके पास 10 तत्व प्रतिभाएं हों तो उसकी साधना की गति 20 गुना बढ़ जाएगी, जो नील रक्त कला से कहीं अधिक थी। आर्यन ने बिना झिझक उस गोले को पका और उसके भीतर से एक उत्तराधिकार रत्न हेरिटेज बीड उसके हाथ में आ गया। अगले ही क्षण एक तेज रोशनी हुई और वह वापस मंदिर के मुख्य कक्ष में पहुंचा दिया गया। बाहरी दुनिया के षड्यंत्र। उसी समय प्राचीन अवशेष से दूर एक गुमनाम नक्षत्र के नीचे एक सफेद बालों वाला वृद्ध व्यक्ति बैठा था। उसके हाथ में एक प्राचीन कछुए की पीठ का कवच टॉर्टस शेल था और उसकी आंखें बंद थीं। वह कुछ गणना कर रहा था। अचानक वृद्ध ने आंखें खोली। उसके चेहरे पर चिंता और लोभ के भाव थे। क्या हुआ ऋषिली, क्या आपने गणना पूरी की? पास खड़े एक व्यक्ति, जिसका नाम डोंगशुन था, ने पूछा। ऋषिली ने भारी स्वर में कहा, डोंगशुन, मैंने गणना की है। किसी अन्य व्यक्ति ने देह साधना गुप्त कला प्राप्त कर ली है, लेकिन वह कौन है यह मैं नहीं देख पा रहा। केवल महाप्रतिभाओं की जानकारी ब्रह्मांड द्वारा सुरक्षित होती है, उन्हें हम ज्योतिष से नहीं पकड़ सकते। डोंगशुन की आंखों में क्रूरता आ गई। देह साधना कला अत्यंत कीमती है। हमारे गुटों ने पहले भी एक अद्वितीय महाप्रतिभा का शिकार किया था, तो कुछ और महाप्रतिभाओं को मारने में क्या हर्ज है? ऋषि ली ने सिर हिलाया। हमारे गुप्त योद्धा रणविजय को आदेश दो। वह अद्वितीय सम्राट स्तर का योद्धा है। वह अवशेष के निकास द्वार पर घात लगाकर बैठेगा। जो भी महाप्रतिभा बाहर निकलेगी उसे तुरंत पकड़कर पूछताछ की जाएगी। यदि उसने कला प्राप्त की है तो उसे छीन लिया जाएगा। लेकिन ऋषि, क्या इससे अन्य बड़े संप्रदायों से दुश्मनी नहीं बढ़ेगी? डोंगशुन ने शंका जताई। वृद्ध ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, दुश्मनी तो पहले ही है। और वैसे भी ये महाप्रतिभाएं जब तक सम्राट स्तर पर हैं तभी तक सुरक्षित हैं। देवता गॉड लेवल बनते ही उनकी सुरक्षा खत्म हो जाती है। हमारे लिए वे चींटियों के समान हैं। मंदिर के भीतर की शांति। इधर मोरुआ जनजाति के इस विचित्र आयाम में आर्यन मंदिर के भीतर सुरक्षित था। मंदिर की दिव्य आवाज ने उसे बताया कि वह यहाँ अधिकतम 5 दिन रुक सकता है। आर्यन ने हिसाब लगाया, मुझे इस आयाम से बाहर निकलने के लिए या तो 10 दिन रुकना होगा या 10 मोरुआ सम्राटों को मारना होगा। अब तक मैंने सिर्फ एक को मारा है। बाहर मोआंग जैसा देवता पहरा दे रहा है। अगर मैं अभी बाहर निकला तो मुझे अपनी प्रतिस्थापन मृत्यु सब्स्टिट्यूट डेथ प्रतिभा का उपयोग करना पड़ेगा। उसने फैसला किया कि वह मंदिर में पूरे 5 दिन बिताएगा। 1 दिन पहले ही बीत चुका है, 5 दिन यहाँ बीतेंगे। यानी बाहर निकलने के लिए मुझे केवल 4 दिन और छिपना होगा। ये ज़्यादा सुरक्षित है। आर्यन ने इन 5 दिनों का उपयोग साधना के लिए नहीं, बल्कि अपनी नई प्राप्त भोर सूर्य सुप्रीम संत स्तर की नक कला को अपने भीतर समाहित करने के लिए करने का निर्णय लिया। उसने मंदिर के फर्श पर पालती मारी और अपनी आंखें बंद कर लीं।
उसके चारों ओर अमृत ऊर्जा का संचार होने लगा। उसे पता था कि जब वह 5 दिन बाद इस मंदिर से बाहर निकलेगा तो वह एक साधारण योद्धा नहीं बल्कि एक शिकारी बनकर निकलेगा। आर्यन की वर्तमान स्थिति का अवलोकन। श्रेणी विवरण। अर्जित कला अनाम देह साधना गुप्त कला नेमलेस टेक्निक। नई प्रतिभा भोर सूर्य स्तर नक कला मर्जिंग प्रोसेस। बाहरी खतरा देवता मोआंग और अद्वितीय सम्राट रणविजय। समय सीमा अवशेष होने के लिए 4 दिन शेष। इंतजार करो मोरुआ के देवताओं। जब मैं बाहर आऊंगा तो नक्षत्र प्रहार का असली तेज तुम्हें देखने को मिलेगा। आर्यन के चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। अध्याय 180 गुप्त कला का प्रभामंडल। समय बीतता गया और आर्यन ने सफलतापूर्वक भोर सूर्य सुप्रीम सन स्तर की नक कला प्रतिभा को अपने भीतर समाहित कर लिया। इस नई शक्ति के जुड़ने से उसकी हमला करने की क्षमता अब एक नए शिखर पर पहुंच गई थी। अब उसके पास जो समय बचा था उसने उसका उपयोग अनामदेह साधना गुप्त कला के अध्ययन में लगाने का निर्णय लिया। आर्यन ने उस उत्तराधिकार रत्न इनहेरिटेंस बीज को निकाला और अपनी चेतना उसके भीतर केंद्रित की। उसे यह जानकर सुखद आश्चर्य हुआ कि इस अनाम गुप्त कला पर कोई प्रतिबंध रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे। इसका सीधा अर्थ ये था कि आर्यन न केवल स्वयं इसका अभ्यास कर सकता था बल्कि भविष्य में इसे अपनी बहन आन्या या किसी अन्य भरोसेमंद साथी को भी सिखा सकता था। ऐसी देह साधना कला अत्यंत मूल्यवान थी। यह इतनी शक्तिशाली थी कि इसके दम पर कोई भी एक शीर्ष स्तरीय साम्राज्य या संप्रदाय खड़ा कर सकता था। हालांकि आर्यन जानता था कि अभी इसे किसी के सामने प्रकट करना अपनी मृत्यु को निमंत्रण देने जैसा होगा। गुप्त कला का प्रभामंडल सीक्रेट टेक्निक हेलो। एक दिन के गहन अध्ययन के बाद आर्यन इस कला की मूल कार्यप्रणाली को समझ गया। चाहे वह किसी भी प्रकार की देह साधना कला हो, उसका मुख्य उद्देश्य शरीर के भीतर एक गुप्त कला प्रभामंडल सीक्रेट टेक्निक हेलो का निर्माण करना होता है। ये प्रभामंडल एक विशेष ऊर्जा चक्र की तरह होता है। उदाहरण के लिए नील रक्त साधना कला शरीर में एक बैंगनी प्रभामंडल बनाती है जो उस विशिष्ट रक्त रेखा वाले योद्धा की साधना को तेज कर देता है। उसी तरह अग्निज्वाला कला एक अग्नि प्रभामंडल बनाती है जो वातावरण से अग्नि तत्व को सोखकर शरीर को तपाता है। लेकिन आर्यन की अनाम देह साधना कला सबसे अलग थी। इसका प्रभामंडल किसी एक तत्व तक सीमित नहीं था। ये योद्धा के पास मौजूद सभी गूढ़ अर्थ प्रोफाउंड ट्रूथ स्तर की प्रतिभाओं को सोखकर एक विशाल ऊर्जा चक्र बना सकता था। योद्धा के पास जितने अधिक तत्वों के गूढ़ अर्थ होंगे ये प्रभामंडल उतना ही शक्तिशाली होगा। आर्यन के पास वर्तमान में 8 प्रमुख तत्वों के गूढ़ अर्थ थे। धातु मेटल कास्ट वुड जल वाटर अग्नि फायर पृथ्वी अर्थ वायु विंड अंधकार डार्कनेस और प्रकाश लाइट। आर्यन ने तुरंत इस प्रभामंडल को संघनित करने का प्रयास शुरू किया। यद्यपि यह शरीर उसका मोहरा क्लोन था जिसे वह बाद में त्यागने वाला था, लेकिन प्रयोग करने में कोई बुराई नहीं थी। धमाका। जैसे ही उसने कला को सक्रिय किया उसके नाभि केंद्र डैंशन में एक धुंधला प्रभामंडल उभरने लगा। उसने एक एक करके अपने 8 तत्वों के गूढ़ अर्थों को उसमें समाहित करना शुरू किया। जैसे जैसे तत्व जुड़ते गए वह प्रभामंडल और अधिक उज्ज्वल होता गया। 8 तत्वों के संगम से बना यह अनाम प्रभामंडल उसकी साधना की गति को 16 गुना बढ़ा सकता था। ये नील रक्त या कुर्म जैसी श्रेष्ठ कलाओं से भी कहीं अधिक शक्तिशाली था। 3 दिन इसी प्रक्रिया में बीत गए। अब मंदिर में रुकने के लिए केवल 1 दिन शेष था। आर्यन ने उस अंतिम दिन में इस प्रभामंडल की शक्ति का परीक्षण किया। उसने वातावरण से अमृत ऊर्जा को सोखना शुरू किया। कड़ाक ऊर्जा की धाराएं उस प्रभामंडल द्वारा सोखी गईं और अत्यंत शुद्ध शक्ति में बदलकर उसके पूरे शरीर में फैल गईं। ये शरीर को तपाने की एक ऐसी प्रक्रिया थी जो साधारण साधना से कहीं अधिक गहरी और प्रभावी थी। मंदिर से निकास और देव शक्ति का सामना। अंततः 5वां दिन समाप्त हुआ। आर्यन को मंदिर के सुरक्षा कवच से एक विकर्षण रिजेक्शन महसूस हुआ। सर्र दृश्य बदला और अगले ही पल आर्यन मंदिर के मुख्य द्वार के बाहर खड़ा था। सन सैकड़ों मोरुआ योद्धाओं की निगाहें उस पर टिक गईं। द्वार पर पहरा दे रहा देव स्तर का योद्धा मोआन भी वहीं मौजूद था। तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने बिना अनुमति मंदिर में प्रवेश किया। यह मृत्युदंड के योग्य अपराध है। रक्षकों, इसे बंदी बना लो। मोआन ने गरजते हुए आदेश दिया। मोआन को पूरा विश्वास था कि एक साधारण सम्राट स्तर का योद्धा उसके आदेश का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं करेगा। उसे अभी तक यह आभास नहीं था कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति मोरुआ नहीं बल्कि एक मानव है। तभी 2 मोरुआ सम्राट आर्यन को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। आर्यन ने मन ही मन हिसाब लगाया। उसे इस आयाम से निकलने के लिए अभी 9 और सम्राटों को मारना था। यही सही मौका है। आर्यन की आंखों में ठंडी चमक उभरी। नक्षत्र प्रहार, शून्य विनाश, स्टारी स्काई एक्सटिंक्शन। आर्यन ने अपनी तलवार घुमाई और एक विशाल ऊर्जा तरंग छोड़ी जिसने अंतरिक्ष को चीर दिया। साथ ही उसने अपनी आत्मा का प्रहार सोल पियर्स सीधा एक सम्राट की ओर दागा। वह सम्राट अपनी आत्मा फटने के कारण मौके पर ही ढेर हो गया।
उसी समय आर्यन ने अपनी नकल प्रतिभा को फैलाया। उसकी किस्मत अच्छी थी, पास ही एक योद्धा के पास उच्च स्तरीय अमृतत्व प्रतिभा थी। उच्च स्तरीय अमृतत्व कॉपी। आर्यन ने सफलतापूर्वक उसे अपने अधिकार में ले लिया। देवता का क्रोध और प्रतिस्थापन। अपने एक साथी को मरता देख मोआंग का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। तू मरने की इच्छा रखता है? मोआंग ने चिल्लाते हुए एक छोटा दिव्य घंटा डिवाइन बेल निकाला, जिसने आर्यन के हमले की शक्ति को कम कर दिया। मोआंग ने हवा में एक मुक्का चलाया। उसकी मुट्ठी दैवीय शक्ति डिवाइन पावर से ढकी हुई थी। उसकी ताकत आर्यन के स्थान कैद को भी चीरती हुई आगे बढ़ी। मोआंग एक पुराना और अनुभवी देवता था, उसकी शक्ति किसी नए देवता से कहीं अधिक थी। आर्यन जानता था कि वह इस प्रहार को नहीं झेल पाएगा, लेकिन मरने से पहले उसने मोआंग की प्रतिभाओं को भी खंगाल लिया। नाम: मोआंग देव स्तर। साधना प्रतिभा: भोर सूर्य। अमृतत्व: उच्च स्तरीय। एक और उच्च स्तरीय अमृतत्व कॉपी। आर्यन ने खुशी खुशी उसे कॉपी किया और तुरंत अपनी प्रतिस्थापन मृत्यु सब्स्टिट्यूट डेथ प्रतिभा को सक्रिय कर दिया। जैसे ही मोआंग की मुट्ठी आर्यन के सीने के पार हुई, एक धमाका हुआ। धूम! वहां खड़ा शरीर खून की फुहारों में बदल गया। मोआंग को कुछ अजीब लगा। इसकी देह इतनी कमजोर कैसे थी कि एक ही प्रहार में फट गई। तभी उसने खून के रंग को देखा। वह काला नहीं, बल्कि लाल था, मानवीय रक्त। धिक्कार है, यह कोई मोरुआ नहीं, यह एक मानव घुसपैठिया था। मोआंग गुस्से से पागल हो गया। बाकी मोरुआ योद्धा भी सन्न रह गए। एक मानव, वह मंदिर में घुस गया और हमारे बीच घूमता रहा। मोआंग ने अपने दांत भींचे। उसे पता था कि भले ही उसने उस शरीर को नष्ट कर दिया है, लेकिन वह मानव मरा नहीं था। वह प्रतिस्थापन कला का उपयोग करके कहीं और प्रकट हो चुका था। आर्यन की वर्तमान स्थिति। आर्यन अब उस स्थान पर था जहां उसने अपना प्रतिस्थापन क्लोन छिपाया था, जमीन के मीलों नीचे एक छोटी सी गुफा में। यद्यपि उसने अपना वह मोहरा शरीर खो दिया था, लेकिन उसके हाथ अब अनामदेह साधना कला, भोर सूर्य नख कला और 2 अतिरिक्त उच्च स्तरीय अमृतत्व के कॉपी स्लॉट लग चुके थे। मोआंग, तुम्हारा बहुत धन्यवाद, आर्यन ने अंधेरे में मुस्कुराते हुए कहा। अब मुझे यहाँ बस 4 दिन और छिपना है। उसके बाद मैं इस आयाम को हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी असली देह में चेतना वापस लाने की प्रक्रिया शुरू की। उसे पता था कि बाहर की दुनिया में ऋषिली और रणविजय जैसे शिकारी उसका इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन अब उसके पास वे हथियार थे जो किसी भी शिकारी को शिकार बना सकते थे।